होगी सर प्ले? बी वेरी अलर्ट, बी वेरी अलर्ट। सर न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है आपका, न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। बी वेरी अलर्ट। Sir, why so many countries got independence around 1947, 48, 49? क्योंकि सर इंग्लैंड थक गया था। सर इंग्लैंड क्यों थक गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर बड़ी भारी गुजरी थी, कहते घर जाना है बस, अब पूरा ग्लोब हम नहीं संभालेंगे। ब्रिटिशर्स हैड एंटायर ग्लोब, अफ्रीका भी उनका ही था, अमेरिका भी उनका ही था, एशिया भी उनका ही था, ऑस्ट्रेलिया भी उनका ही था, सारा कुछ कब्जा किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने। सर तो वर्ल्ड वॉर में ना वो पागल हो गए थे। 40-50 साल की मेहनत लगी थी उनकी 4 सालों में, और उन्होंने हर कंट्री को ये बोला था वर्ल्ड वॉर जितवा दो, एक बार बेइज्जती ना हो जाए ब्रिटेन की, तुम्हारी कंट्री छोड़ देंगे। सर वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड 1945, ब्रिटिशर्स ने आज़ादियां बांटनी शुरू की, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी। इंडिया वॉज अ टफ केस, इंडिया वॉज अ टफ केस, इंडिया वॉज अ मैसिव लैंडमास एंड इंडिया हैड पोटेंशियल्स। हिंदुस्तान का दो फाड़ सिर्फ जिन्ना नहीं चाहता था, ब्रिटिशर्स भी चाहते थे। अगर हम एक ही यूनाइटेड लैंड मास होते तो जो हमारी ताकतें होती ज्योग्राफिकली, ठीक है, वो अनसरपास्ड, अनपैरेलल्ड होती। आज मैं वापस पाकिस्तान को मर्ज करना नहीं चाहता हिंदुस्तान में, डेफिनेटली नॉट, लेकिन उस वक्त का दो फाड़ हमारे लिए बुरा था। और अंग्रेज हिंदुस्तान को सिर्फ दो फाड़ नहीं, 1000 फाड़ कर देना चाहते थे। जिस वक्त अंग्रेज जाने लगे उस वक्त हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 656 रजवाड़े थे, 656 छोटे छोटे रजवाड़े थे। करंट बांग्लादेश, करंट इंडिया एंड करंट पाकिस्तान में टोटल मिला के 656 रजवाड़े थे, 656। ये सिर्फ रैदर हम सिर्फ इंडियन लैंड मास वाले बता रहे हैं आपको, 656, जिसमें से 3 सबसे मैसिव थे। एक जम्मू कश्मीर, एक हैदराबाद का निज़ाम, और एक साउथ में एक और था। उस जमाने का हैदराबाद आज की हमारी 6 स्टेट्स एंड साउथ की, इतना बड़ा निज़ाम था। ये कह रहा था कि मुझे अलग कंट्री बनानी है अपनी, मैं इंडिया के साथ मर्ज नहीं होऊंगा। अंग्रेज टुकड़े टुकड़े करके चले जाना चाहते थे और हम आपस में लड़ते मरते रहते। पता क्या होता, 656 के पहले 2 धड़े बनते, 350 स्टेट्स के, वो आपस में झगड़ती, 350 खत्म होती। फिर 15 साल में कुकिंग होती, 175 एक तरफ, 175 एक तरफ, अलग तरह की वॉर होती। ऐसे करते करते हम एक यूनाइटेड नेशन बनते। इन 656 रजवाड़ों में से 653 को एक आदमी ने यूनाइट कर दिया इंडिया के लिए, दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर वो ना होते तो हिंदुस्तान 1000 फाड़ हुआ होता। एंड माइंडेड, उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था, कोई बहुत बड़े तगड़े हवाई जहाज भी नहीं थे। वल्लभ भाई पटेल अपनी बग्गी में निकलते थे अपने 2 सहायकों के साथ। 1945 से वल्लभ भाई पटेल लगे हुए थे कि जब भी आज़ादी मिले, जब वोट डले, सब कहें कि हिंदुस्तान बनना है। सर वो शाम तक 2 राज्य बना लेते थे कि आप इंडिया में मर्ज होंगे। हम आपको हम आपको किसी चीज़ के लिए नहीं बना सकते एक दिन में कि आपने अपनी गाड़ी मेरे हवाले करनी। वो कहते थे आप अपना राज्य हमारे हवाले करेंगे सारा। सर क्या पिच मारी उन्होंने राजाओं के लिए उस टाइम। उन्होंने राजाओं को बोला, कहते जी प्रजा हम संभाल लेंगे, आप राज करिए। राजा कहता कैसे? कहते आपके बहुत पैलेस है, आपने तो दारू पी के पढ़ना कहीं नहीं, एक पैलेस चुन लो जो बेस्ट है आपका, आपकी बुक्स में एंट्री कर देंगे पैलेस टू कैपिटल। जितनी ज्वेलरी रखनी है रख लो, जितना सोना रखना रख लो,
हम उसकी एंट्री कर देंगे ज्वेलरी टू कैपिटल, ठीक हो गया। प्रजा को हम संभाल लेंगे, आप छोड़ दो। टैक्सेस हम कलेक्ट करेंगे, आप छोड़ दो। आप जाओ पड़े रहो अंदर, ऐश करो। ठीक है सर, कितनी ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसी मानने का वो। लेकिन तब सर शुक्र करो पाकिस्तान साइड पे वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। ठीक है, और सर क्या बोला हमने, कहते जी इंडिया तो इंडिया होने वाला, देखो हम आपको प्रिविलेज पर्क्स देंगे। क्या 25,000 रुपये महीना खर्चा करने को मिला सर उस टाइम पे, 25,000 रुपये महीना खर्च करने को मिलेगा, 25 लाख के बराबर है। 25,000 रुपये महीना कैश ले लो हमारे से, पूरे इंडिया में आपको घूमना फ्री होगा हमारी तरफ से। आपका रॉयल कोच होगा, जहां से आप बोलोगे इंडिया की किसी भी ट्रेन के पीछे लगा दिया जाएगा। अंदर आपको शेफ मिलेगा, ठीक है, अंदर आपको 4 सेवागार मिलेंगे, जिधर मर्जी घूमिए, जहां मर्जी उतर जाइए, चलते चलते यहाँ से मुंबई पहुंच जाइए, फिर बोलिए मेरा कोच दिल्ली के लिए लगा दो, पूरा इंडिया घूमते रहिए। सर जो राजे थे उन्हें पता था कि हाथ तो वैसे भी नहीं आना, प्रजा वैसे भी नहीं हाथ आएगी, करनी भी ऐशी है। सर मान गए सारे के सारे। 653 पीपल वी मेड टू एग्री। सर ये वाले क्यों नहीं मान रहे थे, क्योंकि इन्हें बहुत पावर फील हो रही थी। ये जो बाकी के थे इनकी छोटे छोटे, ठीक है, एरियाज थे। एक राजा है नो डाउट, लेकिन उसके बाद जिला कितना है, लुधियाना, अमृतसर और जलंधर मिला के एक छोटी रजवाड़ी बन गई। ठीक है, किसी के पास ऐसे ऐसे, और काफी एरिया अगर इसको मैनेज करना पड़े तो। अगला राज कर रहा है, काफी एरिया, खेत वेत भी आगे, बहुत कुछ आगे चल रहा था उनका, तो काफी एरिया है सर। ऐसे करते करते 656 सर पंजाब में से आराम से निकल आएंगे 3-4। अगर पंजाब को 4 फाड़ कर दिया जाए काफी एरिया हो जाएगा। तो दैट महाराष्ट्र तो हमारे से बहुत बड़ी स्टेट है, राजस्थान तो और बड़ी स्टेट है। करते करते 656 थी रजवाड़े, बिकॉज ऑफ वन मैन राइटली कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, मिस्टर वल्लभ भाई पटेल, यूनाइटेड अस। हैदराबाद और ये तो इजीली मर्ज कर दी क्योंकि साउथ में थी, दे हैड नोवेयर टू गो। दिस बिकेम अ क्रिटिकल स्टेट, जम्मू कश्मीर। अगर 1947 होता, ठीक है, 47 होता और इतनी दूर 2025 तक के कलेश दिख रहे होते ना, तो शायद मैं वल्लभ भाई पटेल को बोलता, मैं कहा पटेल साहब जाने दो। आज तो नहीं जाने दूंगा, अब तो अपना ही है, अंकल जाने दो, एक स्टेट है, जाने दो, अपने पास बहुत एरिया आ गया। सर डिवाइडेड पाकिस्तान वॉज 23%। जब एक फैमिली में वंड होती है कि आप 23% हासिल करने वाला भाई बनने चाहते हैं कि 77% वाला भाई बनना चाहते हैं, इस एरिया का बंदा बन के सोचो कितना औखा है। ऊपर से इन्हें एक तरह से ये 2 कान मिले थे, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, बीच में हिंदुस्तान। ना उस टाइम पे व्हाट्सएप, ना उस टाइम पे कुछ। सर हाउ कैन यू मैनेज दिस लॉन्ग डिस्टेंस नेशन? लोगों का चलता नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन। टू मैनेज अ लॉन्ग डिस्टेंस नेशन फॉर 25 ईयर्स, मैं कहता हूँ बहुत कैपेबिलिटी की बात थी। एंड इट वाज ऑब्वियस कि कहीं ना कहीं ये ब्रेक ही होना था। उस वक्त पाकिस्तानों के जो लीडर थे इंटेलिजेंट थे नहीं, गलती कर गए, जो मिल रहा था वो हासिल कर लिए, 2 फाड़ ही होना था, इतनी दूर है, मैनेज नहीं कर सकते आप। आपको पता पाकिस्तान ने पैसेज मांगा था, कहते इतना एक पैसेज दे दो बीच में इंडिया से बांग्लादेश तक, इंडिया ने साफ मना कर दिया। आप बीच में टैंक डाल के दोनों तरफ लगा दोगे हमारे लिए, रास्ता हो जाएगा, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। आप देखिए आपका कैसे चल सकता है कंट्री, अब आप अलग हो गए हमारे से। So 1947 देश आज़ाद हुआ और मैसिव जो बंगाल और पंजाब ने झेला, उधर के लोगों ने भी, इधर के लोगों ने, वो बहुत मैसिव था। उसका इम्पैक्ट आज तक जिंदा है दोनों तरफ के लोगों में। लेकिन सर उधर ही ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारी वो 2 स्टेट्स थी, उनकी वो 2 इकलौती स्टेट्स थी टेक्निकली, ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है। सर अभी दोनों देश संभल रहे थे, इमेजिन करिए 47 के मिडल में तो आज़ादी हुई है सर, 48 की बिगिनिंग में फर्स्ट अनडिक्लेयर्ड वॉर हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर। 48 में वॉर हो गई थी हमारी, इट्स कॉल्ड एन अनडिक्लेयर्ड वॉर। जैसी अभी ये छोटी सी झड़प टाइप की हुई है। मोदी नेवर केम ऑन टीवी एंड सेड यस वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान।
India said that twice with respect to Pakistan in 65 and 71. 1999 4 महीने चली लेकिन डिक्लेयर्ड वॉर नहीं थी. 1948 में we had a declared war, undeclared war with Pakistan. 1948-47 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग बैठे, कहते जी देश कैसे चलाना फैसला करते हैं. सबसे पहले कमी आई क्या? कानून ही नहीं था सिर पे हमारे को. सर चेक भी खुद कर लो या कर दूंगा, आप जाओ. ओके, बाय बाय. सर हमारे पास अपना कोई संविधान ही नहीं था, कानून नहीं था. द ग्रेट मैन मिस्टर बी आर अम्बेडकर, उनकी ड्यूटी लगाई गई. हमने उन्हें कहा, मैंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए सर आप इंडिया का, हिंदुस्तान कैसे चलना चाहेगा आगे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए. मिस्टर बी आर अम्बेडकर वो खुद बैकवर्ड क्लास से थे, लेकिन उन्होंने लिखा कि देखिए देश आज़ाद हो गया है, जो पिछड़ी जात है उसे थोड़ी सपोर्ट करनी होगी, थोड़ा आरक्षण देना होगा. बी आर अम्बेडकर आरक्षण लिख के गए थे 10 साल के लिए. मिसयूज हो गया. अम्बेडकर साहब खुद रोते होंगे कि यार ये आज तक चली जा रहा है. आरक्षण जात के बेसिस पे अब हट जाना चाहिए, फाइनेंस के बेसिस पे मिलना चाहिए. जात पात अब हट जानी चाहिए, जात के बेसिस पे ना मिले तो बेहतर होगा. तभी जातिवाद बना हुआ है, क्योंकि जातिवाद के बेसिस पे चीज़ें हो रही हैं. फाइनेंस के बेसिस पे करो, फाइनेंस के बेसिस पे करो. पिछड़ी जात के 3-3 जनरेशन के लोग IAS ऑफिसर्स लग गए हैं, फिर भी पिछड़ी जात का एडवांटेज लेते हैं, वो चलेगा नहीं. अम्बेडकर साहब 10 साल के लिए देखे गए थे सिर्फ आरक्षण. और बी आर अम्बेडकर साहब सर 1947-8 में ही हैड सच विजन. उन्होंने लिखा था हर 10 साल में इस कंट्री में डीमोनेटाइजेशन कर देना, हर 10 साल में. 1960, 1970, 1980 हर साल कर देना डीमोनेटाइजेशन. अगर आप करोगे तो कभी ब्लैक मनी नहीं बनेगी इस देश में. आप विजनरी देखिए कितने बड़े रहे होंगे, वो देश अभी शुरू भी नहीं हुआ था, कितने बड़े विजनरी रहे होंगे. अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया, और जवाहरलाल नेहरू ने, मैं किसी का भी नाम लूँगा, नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हिंदुस्तान इतना बड़ा है, हम इसे सेंटर की तरह से नहीं चला सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट बना के. सिर्फ हमें स्टेट्स बनानी होंगी, छोटे छोटे एरियाज पैकअप करने होंगे, स्टेट्स के नक्शे खींचने होंगे. स्टेट्स बांटी गई, उन्हें क्लब अप किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, फूड हैबिट्स. ठीक है, कंसोलिडेशंस की गई. कितनी सर, पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब वाज द करंट हिमाचल प्लस पंजाब प्लस हरियाणा. पंजाब इतना बड़ा था, इसे 1966 में 3 फाड़ किया गया था. और टोटल पंजाब जो कह लीजिए हमारे गुरुओं ने बसाया था पंजाब की धरती में, या रणजीत सिंह जी ने किया था, हिंदुस्तानी पंजाब 40% ऑफ टोटल पंजाब है. 60% वेंट टू अनडिवाइडेड पाकिस्तान. अब इसे टोटल लगा लीजिए, यानी इंडिया की 10 स्टेट्स के बराबर पंजाब होता था. इंडिया की 10 स्टेटों के बराबर पंजाब होता था. हाफ ऑफ इंडिया वाज लाइक पंजाब, ऐसे वाला हिसाब था. ये था पंजाब. ठीक है, आज हम 2% ही रह गए हैं पंजाब का. ठीक है, फिर भी शुक्र है तरक्की वाला पंजाब हमारे पास है. तरक्की हुआ पंजाब उनके पास है आज की डेट में. ठीक है, बांट करी थी, जो उन्होंने बना लिया. अब देख लेते हैं. ठीक है, लेके बेहतर वाला गए थे. ठीक है, बना घटिया वाला लिया है. ठीक है, बेहतर पंजाब उनके हाथ लगा था डेफिनेटली. ओके सर, कंगलों में लड़ाई हुई, ज़्यादा तो चली नहीं. 1948 की 49 और प्राइमरी कब्जा हमारे पास आ गया. बट पाकिस्तान ने तब तो हार मान ली. कहते हैं कश्मीर कंट्रोवर्शियल इशू. और उनकी गरारी क्यों फंस गई? क्योंकि उनके हाथ बहुत कम लगा था. कहते ये तो लेंगे, उनकी गरारी फंस गई. उस वक्त शायद हमने दे दिया होता तो शायद कुछ कलेश हट गए होते. आज तो नहीं दे सकते. 49 में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ. वी हैड अवर लॉज. 2 साल हमने प्रॉक्सी लॉज चलाए हैं, सोच के देखिए. 47 से पहले हमारे पास ब्रिटिश लॉज थे. 47 में जब ब्रिटिशर्स ही चले गए तो लीगली वी हैड नो लॉ. 2 साल हमने प्रॉक्सी लॉज चलाए थे गवर्नर जनरल के थ्रू. ठीक है, 49 में हमारा ऑफिशियल फर्स्ट संविधान तैयार हुआ. उसके बाद ही इलेक्शंस हो पाने थे. इधर 49 में संविधान तैयार हुआ, 50 में इलेक्शंस हुए पहले. सर कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था, वोटर कार्ड भी नहीं बने हुए थे.
आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था सर। पहला जनरल इलेक्शन चला 1.5 साल, हमें पता ही था हिंदुस्तानी कौन है। वल्लभ भाई पटेल के ऊपर और जवाहरलाल नेहरू के ऊपर और राजेंद्र प्रसाद के ऊपर उस वक्त के 8 लाख हिंदुस्तानी गांव और 4000 शहरों को डेवलप करने की जिम्मेदारी थी। एंड वी वर नथिंग, कुछ डेवलपमेंट्स नहीं थी। 4000 फोन के कनेक्शन थे सिर्फ हिंदुस्तान में, 4000, 4000 फोन्स। आज एक मोहल्ले में होते हैं 4000 फोन। 4000 मोबाइल नहीं, लैंडलाइन फोन्स 4000 सिर्फ। 3000 तो उसमें सरकारी दफ्तरों में होंगे। कोई टामा टामा बंदा होगा जिसके घर फोन होता होगा, कोई तब के टाटा साहब के घर लगा होगा एक फोन। बिजली कॉन्सेप्ट ही नहीं था बिजली का। हमें मैसिव स्केल पे डेवलपमेंट्स करनी थी सर। आपको मैं सिर्फ लुधियाना जितना एरिया दे दूं और सारा साफ करके जमीन दे दूं, जमीन दे दूं और 30 लाख बंदों की जिम्मेदारी डाल दूं आपके सिर पे, आप हेड हैं उनके, पटाखा बोल जाएगा सोचने में। 1951 में हमारी कैबिनेट बैठी और प्लानिंग कमीशन बनाई गई 1951 में। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1951 सैट। फर्स्ट इलेक्शंस हो गए थे, नेहरू जीत गया था, बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। दो कंट्री वाइड यही थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाए, ठीक है। लेकिन just because of one promise वल्लभ भाई पटेल gave to Gandhi who was now dead, let नेहरू be the first prime minister। वल्लभ भाई पटेल easily withdraw कर गए और अमित शाह वाली सीट ले ली उन्होंने करंट जनरेशन की, became the home minister of India, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल was a more magical personality definitely। 51 में हमारी कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग हुई और सर करना तो सब कुछ ही था, दवाइयाँ पढ़ाइयाँ सब कुछ करना था। लेकिन सबसे पहले, हाँ भाई आप बताइए, अगर कुछ भी ना हो हमारे पास, करीबी ही सिर पे हो और आसमान पे पहुंचना हो, तो भी सबसे पहले किस चीज का जुगाड़ करें? लाउडर सर। खाना। अगर फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, पेट ही खाली होगा, तो ना जंग लड़ी जा सकती, ना भजन किया जा सकता है। हजारों चीजें की गई, लेकिन कोर फोकस किस पे था? फूड। हमारी गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी लेके आनी, कहते सर हम फूड के ऊपर काम करना चाहेंगे। चेक किया गया कि फूड सिक्योरिटी क्यों नहीं है इंडिया में। पता लगा अंग्रेजों के राज में जमींदारियां बांटी गई थी। सिस्टम क्या है कि लुधियाना का एक जमींदार है, सारी जमीनें उसके नाम पे हैं, किसान उसके ऊपर उपज उगाते हैं और 80% फसल टैक्स में चली जाती है, उनके पास सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए बचती है। सर यहाँ पे पल नोट करिए, गवर्नमेंट को आप बुरा बहुत बोलते हैं, गवर्नमेंट ने पूरा चक्र चलाया, सारी जमीनें जमींदारों से छीन ली गई। गवर्नमेंट कहती सारी जमीनें हमारी, किसी जमींदार की कोई जमीन नहीं है अब। और इस पल को नोट करिए, इसके बाद वो किसानों को बेच सकते थे जमीनें, मुफ्त बांट दी गई सारे किसानों को, मुफ्त। हर किसान को कहा गया कि आइए, अगर आप ड्राई लैंड लेते हो हमारे से, ड्राई लैंड इज जिस जमीन को कोई पानी का सोर्स नहीं लगता, सिर्फ बरसात हो सकती है, तो हम एक एक किसान को 54 एकड़ देंगे, 54 एकड़ जमीन देंगे। हिंदुस्तान सोचिए कितना बड़ा रहा होगा, एक किसान को 54 एकड़। लेकिन अगर आप वेट लैंड लेना चाहते हैं जिसको कोई वाटर सोर्स लगता है, तो हम आपको 18 एकड़ देंगे, 18 एकड़। इतना चक्रव्यूह चलाया, 4 साल में 5 साल में सारी जमीनें पूरे हिंदुस्तान के जमींदारों से छीन के 55 पता नहीं 5.5 करोड़ किसानों को बांट दी गई, मुफ्त, बिना एक भी पैसा लिए, बिना एक भी पैसा लिए। अब देखिए हमारी सरकार भी तब सीख रही थी। इस बांट बंटवारे में क्या हुआ, आपकी जमीन पंजाब में हुई और आपका जो बेटा है उसकी जमीन गुजरात में थी। ऐसा गुजरात वाले एक भाई साहब के साथ भी हुआ, तो लैंड कंसोलिडेशन की गई, आप दो जनों को मिलाया गया।
अब दो जनों को मिलवाया गया, भाई फैसला कर लो किधर जाना है। जिसको गुजरात वाली ज्यादा पसंद थी उसने अपनी पंजाब वाली छोड़ दी, इधर वाले की गुजरात वाली ले ली, और वाइस वर्सा। तो इससे लैंड कंसोलिडेशन हुई ताकि आप बेहतर उपज पैदा कर सकें। हमने पढ़ाइयों के लिए भी काम किया, हमने कहा कि सरकारी स्कूल भी शुरू करो खोलने, ऐसा नहीं है कि फूड खत्म होगा तो, यानी यहाँ से सर एक सीख मिलती है, शुरू सब कुछ कर दो, परफेक्शन आती रहेगी जब आनी होगी। अब ये कि फूड पे परफेक्ट करेंगे फिर आगे फिर ना देश बढ़ पाता। करवा सरकारी स्कूल भी शुरू दिए, तो सड़कों पे काम करो, जितना होगा उतना करो, जितना होगा उतना करो, रुको मत यार, किसी भी बात के लिए रुकने का कोई फन नहीं है। सर इंडिया ने 1951 में एशियन गेम्स भी होस्ट कर दी थी, तो हिंदुस्तान ने बड़ी तेजी से पंख पसारे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया हक्की बक्की थी हमारी स्पीड देख के, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटरनली वी वर मैनेजिंग थिंग्स, वी वर गेटिंग स्टेबलाइज्ड। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था 1951 टू 56। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था 51 टू 56? सर मेजर कोर एरिया फूड। क्या हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल था? मैसिव, मैसिव सक्सेसफुल। यूके यूएसए बड़ी पिंच में थे, कहते अच्छा अनपढ़ों ने चला के दिखा दी कंट्री। यूके वाले कहते हैं हमारे बिना चला के दिखाओ। सर चला के दिखा दी हमने, 10 साल काट के दिखा दिए, बढ़िया कहने की हद नहीं। इट वॉज अ मैसिव सक्सेस। फूड सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया? कहते हैं सर फूड सिक्योरिटी तभी होगी, हम बरसात पे बहुत निर्भर हैं, इरिगेशन फैसिलिटी शुरू करो। मैसिव लेवल पे ट्यूबवेल्स लगवाए गए और इरिगेशन का इक्विपमेंट बांटा गया किसानों को। फूड लेवल बहुत जंप किया गया, बहुत जंप किया। इट वॉज अ मैसिव सक्सेस। 56 टू 61,
सो तो चल तो बहुत कुछ पड़ा था, स्टेट्स की डिमार्केशन, लेकिन जो मैसिव था वो था कि हम एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, इरिगेशन पे ध्यान देंगे, जमीनें जमींदारों से छीन के आम किसानों को देंगे। ये मैसिव सक्सेसफुल बात साबित हुई। कुछ सरकारी स्कूल भी खुले, अच्छी रफ्तार से खुले, कुछ सड़कें भी बनी, कुछ टेलीफोन कनेक्शन भी आए, कुछ डाकखाना भी सुधरा, लेकिन मैसिव फोकस तो यही था और ये सक्सेसफुल था। सर वी अटेन्ड अ गुड लेवल ऑफ फूड सिक्योरिटी। पहले अमेरिका धमकियां कैसे देता था, झलक दे रहा है, बंदे बन जाओ नहीं तो खाना नहीं भेजेंगे। इमेजिन, मैं कहीं खाने की धमकी नहीं सह सकते यार। सर इमेजिन अभी जो वॉर ही छोटी मोटी झड़प हुई, अमेरिका हमारे को ये कहता बम फोड़ने बंद कर दो नहीं तो खाना नहीं आएगा, फिर तो बंद करने ही पड़ते पक्का। मैं कहा हाँ, वो आके थप्पड़ मार ले हमारे को। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी नीडेड थी और हमने अचीव की। सर 56 टू 61 इतने गुड ऐसे ऊपर आए हम लोग। प्लानिंग कमीशन कहती जी फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज नाउ अ सक्सेस। हमने फूड अचीव कर लिया है। अब बताइए क्या करें? दो सारा कुछ करेंगे लेकिन कोर फोकस एरिया क्या बनाएं? एजुकेशन। क्या होना चाहिए? कोर फोकस एरिया। सर फेल्ड लाइक कॉमन है, कितनी बार सुना है, लेकिन देखो सोचना पड़ता है। क्लोथिंग एंड शेल्टर, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान ही तो जरूरत है। सर फैंसी घड़ी ना तभी अच्छी लगती है जब पेट भरा हो, ठीक है ना? सर पे छत हो फिर ही कुछ और सही होता है। पहले एसी नहीं खरीदता बंदा, पहले छत डालता है सर पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है जी अब हम क्लोथिंग शेल्टर पे काम करना चाहते हैं। सर सामने आया क्लोथिंग के लिए मशीन चाहिए, मशीन के लिए आयरन एंड स्टील। शेल्टर के लिए घर चाहिए, घर के लिए सरिया चाहिए, सरिया के लिए आयरन स्टील। घर के लिए सीमेंट चाहिए, सीमेंट के लिए मशीन चाहिए, मशीन के लिए आयरन स्टील। आयरन स्टील इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है हमारे को। गवर्नमेंट कहती जी अब हम हैवी इंडस्ट्री लगाएंगे, आम आदमी को नहीं कहेंगे। कारण यह हैवी इंडस्ट्री लगाने का कि हम क्लोथिंग शेल्टर पे फोकस कर रहे हैं। सड़क बनानी है, उसके लिए रोलर चाहिए, आयरन स्टील। कहते हैं ये तो बनाना पड़ेगा पहले। सर इंडस्ट्रीज के लिए मैसिव प्लान आउट किया गवर्नमेंट ने। और बेटा तब क्या किया होगा? इनकम टैक्स अगर तब रहा होगा कोई, हाँ भाई, जो बंदा आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री लगाएगा उसको फास्ट डेप दे दी होगी। तब यही किया होगा कि अगर हमारा साथ देते हो तो आपको फास्ट डेप दे देते हैं, नहीं तो फिर टैक्स दे दो, हम सड़कें खुद बना लेते हैं। जो देश की जरूरत है उसके मुतल्लक उसके मुताबिक चलेंगे। एनी डाउट? 56 to 61 we focused on industry। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बेसिक स्टार्टिंग 3 वर्ल्ड क्लास स्टील प्लांट्स लगाए। उस जमाने के हिंदुस्तान ने वर्ल्ड क्लास लगाया कुछ। रोडकेला, भिलाई और दुर्गापुर काफी है। ये कौन सी स्टेट्स में है वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, जगहें बता दी आपको। रोडकेला, भिलाई, दुर्गापुर में हमारे 3 मैसिव स्टील प्लांट्स लगे जिन्होंने हिंदुस्तान भर की स्टील प्रोडक्शन को देखना शुरू किया। टाटा स्टील तो था ही, वर्धमान स्टील आने ही वाला था। स्टील पे मैसिव फोकस किया गया, मैसिव फोकस किया गया और उसके थ्रू बाकी इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ। ट्रैक्टर बनाने वाली इंडस्ट्रीज आ गई। जरा कोई इंजीनियरिंग पढ़ा, उसने कहा स्टील यहाँ से है, उसने नेक्स्ट स्कूटर बनाना शुरू किया। बजाज चेतक तभी पैदा हुआ 1959, क्योंकि माहौल बन गया था देश के लिए, माहौल बन गया था देश के लिए। हिंदुस्तान इन गलियों से बढ़ते हुए आ गया था। 61 में हमारी इंडस्ट्री ने, इकोनॉमी ने भी रफ्तार पकड़ी। और क्या बिल्कुल सही दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है? सर उस दौर में अमेरिका चांद पे जाने की कोशिश कर रहा था, हम भूखे नंगे चांद पे जाने की कोशिश कर रहे थे। हमें यही करना चाहिए। हमने जो किया हमारे लिए वही ठीक था, हम ठीक कर रहे थे। एनी डाउट? वी आर डूइंग इट वेरी करेक्टली इनफ। एनी डाउट? 61 का प्लान वाज आल्सो मैसिव सक्सेस।
हमारे फर्स्ट 2 5-year plans वर मैसिव सक्सेस। हमारी प्लानिंग कमीशन थर्ड 5-year प्लान के लिए बैठी। यहाँ भी 56 सुपर फोकस वॉज इंडस्ट्री स्टील प्लांट्स। 61 से लेके 66 तक हमने थर्ड 5-year प्लान बनाया और इसमें हमारी मैसिव फोकसिंग थी। मैसिव, ये करेंगे वो करेंगे, एजुकेशन फलाना टमकाना, बहुत फोकसिंग थी। लेकिन हिंदुस्तान का थर्ड 5-year प्लान बुरी तरह फेल हुआ। कारण एक्सटर्नल थे। इस एरा में हिंदुस्तान ने 2 जंगें लड़ी। एक 1962 चाइना वॉर, जो हम हारे भी, और हमने अक्साई चीन का बहुत एरिया लूज भी किया है। चाइना हमेशा ही एक नेगेटिव प्रोडिजी है हमारे आसपास, भड़काता रहता पाकिस्तान को भी, खुद भी पंगे लेता है। बहुत जले ये लोग हिंदुस्तान की तरक्की से, और आपकी तरक्की से पड़ोसी सबसे पहले जलते हैं। नारा आया था 57 से चल रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और 62 में वॉर। उनकी किताबों में कुछ और होगा कि इंडिया ने वॉर इनिशिएट की, हमारे तो यही पढ़ाते हैं कि उन्होंने ही किया और हम ही हारे। हमारी किताबों में ना हार नहीं लिखते, ठीक है सर। आप ये देखिए, सेंटिमेंट बना के रखना कितना, हम सर बुरी तरह हार रहे थे। और तब रेडियो सी थे सर, ये लाइन सुनना, क्या बेचारगी है इस लाइन में, बस हिंदुस्तान के अवाम को बचाने की कोशिश है। सर लाइन सुनना सरकाज़म फील होगा। लाइन कॉइन की गई, झूठ भी नहीं बोलना लेकिन सेंटिमेंट भी नहीं जाने देना। तो 1962 में हमारी आर्मी के बारे में रेडियो पे क्या लाइन आ रही थी, हिंदुस्तानी सेना बड़ी बहादुरी से पीछे हट रही है। अब 2 मिनट फील करिए इस लाइन को। हमारी बैंड बजाई पड़ी थी सर, मरे पड़े थे हम लोग वहां पे। वी हैड नो प्रिपरेशंस, वी वर नॉट रेडी फॉर वॉर, वी शुड बी रेडी फॉर वॉर ऑल टाइम्स। सर 62 की वॉर खत्म हुई, इंडिया हार गया, चाइना जीत गया और हमारा काफी इलाका चला गया। इससे बहुत उछला और खुश हुआ कौन, पाकिस्तान कहता हम भी लड़ेंगे, चाइना ने राधी हम भी ला सकते हैं। इतना बड़ा इशू 62 की वॉर नहीं है जितना 63 64 में वॉर का माहौल है कि पाकिस्तान से जंग अब लगी के लगी। इमेजिन, आप रोज सुबह उठ रहे हो और पेपर में आ रहा है पाकिस्तान के साथ जंग के आसार। ये जो कॉन्टिन्यूस होगा ट्रॉमा कितना बड़ा होगा। इवेंचुअली सन 1965 में वॉर हो गई। वो वॉर हमने जीत ली, हिंदुस्तान को बचा लिया, अलग बात है। ओ भाई, चाहे जीतो चाहे हारो, मरना कटना फटना तो आपको भी पड़ता है। आप एक बात बताओ, उस 5-year प्लान का क्या होगा जिसमें तुम 2 जंगें लड़ोगे? तुम्हें बना देते हैं उस दौर का प्राइम मिनिस्टर, तुम तरक्की के साथ जंगें लड़के दिखा दो, मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड 5-year प्लान मैसिवली फेल्ड ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। हम ये वेरी डिफिकल्ट 5 years काट के जब बैठे तो ऑब्वियसली फेल हो गया, ठीक है। इसलिए इसका कोर फोकस मैं कभी बताता ही नहीं किया, ठीक है। वेरी हाई फोकस ऑन मेनी मेनी मैजिकल थिंग्स। प्लान फेल्ड ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। 66 में हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे जब हम आए कि हम सपना देख सके 5-year प्लान का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी कहती इतना खर्चा हो गया वॉर लड़ने में कि 1 year प्लान बनाते हैं भाई। 66 to 67, 67 to 68, 68 to 69, सर 1 year के प्लान बनाएंगे, कहते औकात ही नहीं है लंबा सोचने की, संभल ही जाए तो ही बहुत है। 1966 का जो फर्स्ट 1 year प्लान था, हाँ भाई, 3 5-year प्लान के बाद हमारे आए थे 3 1-year प्लान्स, डन। जो 66 67 का 1-year प्लान था वो क्या था सर? तब भी अमेरिका ने हमारे को काफी तंग किया, क्योंकि फूड तो नहीं लेकिन दवाइयां आती थी वहां से। हमें दिखा कि हमें अभी फूड डोमिनेंस पे आना होगा सिक्योरिटी की जगह। ये वो दौर था जहां पे हिंदुस्तान में 1966 में ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस वी वर बैक टू स्क्वायर वन, वी अगेन फोकस्ड ऑन फूड, और हम लेके आए ग्रीन रेवोल्यूशन। हमें रेवोल्यूशन चाहिए हिंदुस्तान बढ़ाने के लिए, स्कीम से कुछ नहीं होगा। इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन 1966, जिसमें 5 क्रॉप्स
और 3 स्टेट्स पे मेजरली फोकस किया गया, द एंटायर प्रोडक्शन बेल्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, एंड 5 basic food which are wheat, rice, ज्वार, बाजरा, मेज, 5 इनकी हाई यील्डिंग वैरायटीज बनाई गई HYV और देश भर में फैलाई गई, चौगनी प्रोडक्शन की गई। यहाँ एक गलती हमारे से उस दौर में हुई थी। इंडिया वॉज अ मैसिवली फर्टाइल कंट्री। उस वक्त तो ठीक था कि हैवी केमिकलाइज कर दिया हमने, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स। आज वो ओवरडोज हो गया तो हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं वापस। तो देश ऐसे ऊपर नीचे होता है थोड़ा थोड़ा। उस दौर के लिए ठीक था, अब हमें उस दौर से बाहर आना होगा। सो ग्रीन रेवोल्यूशन, 66-67 ग्रीन रेवोल्यूशन एक मैसिव कारण था। जो हमने 50s में स्टेप लिए थे ना फूड के ऊपर, वो हमें च्योर होने शुरू हुए थे। भाखड़ा नंगल डैम 1950s में बनना शुरू हुआ था, 63 में बन के तैयार हो गया था। उस वक्त वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम था। दुनिया हैरान थी हिंदुस्तान ने कैसे बना लिया भाखड़ा नंगल डैम। सर भाखड़ा नंगल डैम कितना बड़ा है, औरा दिखाते हैं आपको। फोटो लो, एक गांव कितना होता है, एरिया आ गया दिमाग में। 486 गांव खाली कराए गए थे और उन्हें पानी में डुबोया गया था। वो है भाखड़ा नंगल डैम। 486 विलेजेस अराउंड। और भाखड़ा नंगल डैम में हाइट कितनी है वाटर की वो सुन लो, कल्ले डैम में, कि अगर उस डैम की दीवार गिर गई तो पूरे पंजाब में, माइंडेड पूरे पंजाब में 30 फुट पानी खड़ा होगा। डर लगना चाहिए आपको सोच के। ये होता है दुनिया का सबसे बड़ा डैम। कहते इससे बिजली बनाइए और खेती के लिए पानी दीजिए आगे। भाखड़ा नंगल डैम, ओके। मैसिव समंदर लगता है जब देखते हैं ना, समुंदर ही फील हो रहा भाई साहब। मैसिव मैसिव मैसिव, देख के हैरानी होती है आसपास। और उसके आसपास का इलाका कभी लुधियाना जितना 1-1 लाख रुपए गज में बिक पाएगा नहीं, डर बहुत लगता है वहां रहने में। फ्री के भाव जमीन मिलती है, दूर 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 ही रेट बढ़ेंगे, उधर नेड़े कोई नहीं रेट लेने वाला इतने, ठीक है। डर लगा रहता है भाई साहब, डर लगा रहता है, ठीक है। इसलिए वो जमीनें कभी ग्रो नहीं कर सकेंगी, ठीक है। सर 66-67 ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ नाम लेवा नहीं कर पाए हम 68-69 में, 69-70 में, 67-68 कुछ नाम लेवा नहीं कर पाए इसमें। सर 1 ईयर तो प्लान बन रहा था गवर्नमेंट लेवल। 1 ईयर प्लान होता क्या, साफ दिख रहा था आई चलाई कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। सर वी वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर इन दिस एरा 60s। हाँ 50s तो आसान थे सर, नेहरू साहब की मौजें लग गई। 60s के एरा में प्राइम मिनिस्टर होना आसान था सर, ये जो मैं सुना रहा हूँ। सर ऊपर से पाकिस्तान भड़का हुआ था 65 की वॉर, कहता एक बार और लड़ेंगे। ये क्या बात, हम हार गए, मैं नहीं आउट मानता, मैं एक और खेलूंगा। फिर 5 साल जंग का माहौल भी बना रहा। ऊपर से तब तक उनकी अपनी कंट्री में अराजकता फैलनी शुरू हो गई, बांग्लादेश। इंडिया स्टार्टेड सपोर्टिंग बांग्लादेश। सर न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से बताऊं, दुनिया को कैसा दिखा होगा कि ये बड़ा भाई वो है जिसने 70% पहले खा लिया, अब छोटे का 23 में से 7% एरिया बखरा करने को फिर रहा है। कितना गलत देश है हिंदुस्तान। हमारी किताबों में हमें अलग तरह से पढ़ाया जाता है कि देखो वो ऐसे थे ना, फिर हमने मदद की ना, हमारे पे तो उल्टा जिम्मेवारी पड़ गई 93 लोगों की। हर एक के सच का एक वर्जन है। पाकिस्तान की किताबों में पढ़ाया जाता होगा कि आप इनकी हरकतें देखिए, पहले ज्यादा ही ले गए, फिर हमारे पास जो बचा उसे भी बखरा कराने की कोशिश की, कितने गंदे लोग हैं। सर उनका हेट्रेड समझ आता है कि उन्हें फीड ये मिलती है, और शायद यही करेक्ट फीड भी है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो उनके सच का वर्जन है। हम अपने सच पे जीते हैं, वो अपने सच पे चलते हैं। अपना अपना सच होता है सबका, एनी डाउट। सर ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड बहुत पनप रहा था, 70s का दौर, ठीक है। इतनी बुरी हालत हो गई हमारी कि 69 to 70 वाज कॉल्ड प्लान हॉलिडे, कहते हैं प्लान बनानी नहीं। हमारा 4th 5 ईयर प्लान आया जाके 70 to 74 में, और 74 to 79 में या 80 में जो भी लगा लो, इसमें हमारा
5th 5 ईयर प्लान आया, जिसके बारे में मैं फास्ट बोलूंगा। सर 1971 में वॉर हो गई है फिर से, सबसे फेमस वॉर वही है पाकिस्तान के साथ हमारी। सर एक तो हमारी अपनी वॉर किसी के साथ भी कॉस्टली अफेयर होता है, ऊपर से सर एक वॉर तब चल रही थी ग्लोबल लेवल पे, जैसे रशिया यूक्रेन में, तब अमेरिका घुसा हुआ था अफगानिस्तान ईरान इराक में, उसे पेट्रोल चाहिए था। अमेरिका को लग रहा था लपेट लेंगे, नहीं लपेटा गया। उस चक्कर में हिंदुस्तान में आ गई थी मैसिव महंगाई। 70s का दौर हमने काटा है क्रिमिनल्स से लड़ते हुए, अंडरवर्ल्ड इंटरनल प्रॉब्लम्स। दाऊद इब्राहिम वाज एक्टिव, करीम लाला वाज एक्टिव, वरदा राजन वाज एक्टिव। ये सारे वर्ल्ड क्लास हमारे जो क्रिमिनल्स हैं सब एक्टिवेटेड थे उस टाइम पे। अंदर हमारे को सारी ब्लैक मनी से लड़ना पड़ रहा है, सारे के सारे दैट स्मगलिंग से लड़ना पड़ रहा है, और बाहर चीजें इतनी महंगी चल रही हैं कहने की हद नहीं। इंडिया was fighting corruption, population, pollution at the same time in 1970s। 70s में वो दंश भुगत रहे थे हम सारे का सारा। 70s में इंटरनलाइजेशन और फाइट्स में निकल गया। सर क्या आप 70s का प्राइम मिनिस्टर होना चाहते हैं इंडिया का? सो ब्लडी डैम टफ। 75 में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी तक लगानी पड़ी इंडिया में, इतना बुरा हाल था। मीसा तक लेके आए। मीसा लॉ आपको अलग से बताएंगे क्या होता है। इट वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल सप्रेशन एक्ट, मीसा। मीसा के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि किसी को पकड़े मैं जेल में डाल दूंगी, कोई पूछेगा नहीं मेरे से, देश संभालना है मेरे को। बहुत स्ट्रिक्ट दादी की तरह से एक्ट कर रही थी वो घर चलाने के लिए, क्योंकि सब तरफ से खराबी चल रही थी। उन्होंने 10 साल देश को बहुत बचा के चलाया है, बहुत बचा के चलाया। लेकिन वो इतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी कि पब्लिक भी खिलाफ होने लग गई थी। 77 में पहली बार बीजेपी जीती, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, और मोरारजी सरकार आते ही उन्होंने पहला कदम लिया। अंबेडकर साहब की बात बड़ी देर से इंतजार कर रही थी, फर्स्ट डिमोनेशन कर दी इंडिया की। इमेजिन करिए सर, तब इतनी करप्शन थी, ये था वो था। अमीर लोग बड़े नोटों में पैसे रखना पसंद करते हैं। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोट चलाए 5,000 और 10,000 के। तब आज भी औखा है सोचना, 5,000 का नोट अखबार के पेज जितना बड़ा होता था, ठीक है सर। 1.5-2 साल नोट चलाए, कहते हैं अनपढ़ जनता है ना, एक मारेंगे बट के। सर 2 साल बाद कर दी डिमोनेटेशन, कहते जी 100 के नोट ले जाओ, बता देना 5,000 का नोट कहाँ से आया। आज भी इंटरनेट पे खबरें हैं, रद्दी के टोकरों में पड़े 5-5 हज़ार के नोट। किसी में दम ही नहीं था, सब ब्लैक और झूठा था। उस दौर की सीखी चलाकियां आज भी इनकम टैक्स के स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं कि ऐसे चलाकियां लगाएगी प्रॉफिट बचाने के लिए, ऐसे चलाकियां लगाई गई। सर देश चलाने के लिए पैसा नहीं था, स्मगलर से फाइट करने के लिए पैसा नहीं था। 77 में डिमोनेटाइजेशन की गई, और आपको पता है टैक्स रेट क्या रखा गया था? हाईएस्ट स्लैब रेट 97%। 100 में से 97 रुपए टैक्स था, 3 रुपए बस आपके पास छोड़े जा रहे थे। चोरी करनी पड़ेगी भाई, वो चोरी की आदतें फिर हमारे जीन्स में चली गई हैं, अभी हमारी निकल नहीं रही। 97% टैक्स रेट था हाईएस्ट स्लैब में। हाईएस्ट स्लैब रेट या 30 पे रुक जाता ना, हाईएस्ट स्लैब रेट 97%। कहते अच्छा 1 करोड़ से ऊपर 97 लाख मेरे, 3 लाख रख ले। है ये फ्रांस में भी है, हाईएस्ट स्लैब रेट 80% है वहां पे आज भी, 80% से। फ्रांस में टैक्स रेट क्या है? कहते सर आपका 1 करोड़ से ऊपर की इनकम का 80% हम ले जाएंगे। सामने झील है बिल्कुल साफ दिखेगी, पेड़ है बिल्कुल बढ़िया दिखेंगे, वहां के लोग दे भी देते, कहते क्या करना है। 1 करोड़ तक बहुत बढ़िया कट गया आपका, आपने 10 करोड़ कमाए ना, 10 में से कहते 8 हमें दे दो करोड़, आप अपने पास उतने रख लो, क्योंकि आपका मेडिकल हमने देखना है, आपका मेडिकल हमने देखना है, सिक्योरिटी हमने देखनी है। जो पैसे आपने कमा लिए उससे आपका घर, मैं कहा अंकल ले जाओ ऊपर के पैसे, कुछ नहीं होता। वहां पे भी है, लेकिन वहां पे ना क्योंकि लोग कम है तो उन्हें अपने ऊपर खर्चा हुआ नजर आता है, सड़कें पार्क वार्क नजर आता है। हमारी एक तो 70s की जेनेटिक कोड में प्रॉब्लम हो गई,
ऊपर से पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम सुधर ही नहीं पा रहे मिलके। फर्क पड़ रहा है लेकिन टोटलिटी तो पता नहीं कब सुधरेगी हमारी। सर 70s के प्लान्स में बहुत कुछ था, आधा पौना सक्सेस आधा पौना फेलियर, मिलते मिलाते घसीटते घसूटते हम आगे आ गए थे। बस चल रही थी गाड़ी, छोटा मोटा कुछ ना कुछ नाम लेवा हो जाता था, लेकिन ऐसे देश किसी दिशा में नहीं था, उजड़ा ही पड़ा था। अगर आप लोग +2 में होते मेरे पास, तो सर मैंने 70s को बहुत इलेबोरेट किया होता, क्योंकि +2 में आते ना वो क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के, फिर मैं इसकी डिटेल्स आपको इस कहानी में याद करा जाता सारी की सारी। जो पर्सन ये कहानी सुन लेता है ना, उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो सारी डिटेल्स लेयर बाय लेयर याद आ जाती है, ठीक है। लेकिन इस वक्त एम डिफरेंट है, इस वक्त मैं स्ट्रेस नहीं करूंगा, एक आधी बात कह के छोड़ दूंगा। 1975 इमरजेंसी लगी थी हिंदुस्तान में, याद रखना। जब मैं अलग कहानियां सुनाऊंगा, इनके साथ आपकी डेवलप होती रहेंगी। ये जो स्टोरी है, ये अगर मैं सारे एंगल्स, जैसे लेट्स टॉक 1975 नाउ ऐसे बोलूं, तो 1975 में आधा घंटा बोलूंगा, तो मेरे पास ये 30 घंटे की कहानी है पूरी, ठीक है। और मैंने सर 8 घंटे नॉन स्टॉप भी सुनाई हुई है। उसके बाद मैं थक गया, पीपल नहीं नहीं और सुना दो, मैं कहा जाओ घर जाओ, कल देखते हैं, अभी गला दुख गया मेरा यार, ठीक है। हाँ मजा आ रहा है, लगे रहो कहानी सुनाई जाओ बस बैठे। 70 से बहुत फास्ट निकाल दिया हमने, ठीक है। 5 घंटे की कहानी है इसके अंदर, लेकिन इस वक्त जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स टच कर दी, क्योंकि इनकम टैक्स स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है। एक एक साल पकड़ के मैं 1990 से शुरू होऊंगा, ठीक है। आइए सर, 80s हमारी निकल गई पॉपुलेशन बर्स्ट से फाइट करने में और करप्शन से फाइट करने में। 70s 80s का एक ही माहौल है, पॉपुलेशन और, ठीक है, करप्शन और एटसेट्रा से फाइट करने में निकल गई हमारी। यानी सर हमारा 6th और 7th 5 ईयर प्लान भी कुछ खास नहीं कर पाया। दिस वॉज द डॉन ऑफ 43 years ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां हम अपने इनिशियल प्लानिंग से कुछ खास हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इससे ज्यादा तुम भी हासिल ना कर पाते जो हिंदुस्तान ने तब हासिल कर लिया था। यही चलवा चलू पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मनमोहन सिंह प्रकट होते हैं, हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बन के। यहाँ से अब हम थोड़ा स्लो चलते हैं, अब है असली बात, अब असली बात। 1990 में मनमोहन सिंह केम ऑन टीवी और उन्होंने क्लियरली ये बात एक्सेप्ट की कि पिछले 43 इयर्स में हम इंडिया को बिल्कुल भी वहां नहीं लेके आ पाए हैं जहां हम चाहते थे। उस वक्त दिल्ली टू बॉम्बे एक फोन कॉल 1 मिनट की 180 रुपए की थी। 2 ही साबुन होते थे इंडिया में, 2 ही साबुन होते थे। पीने का पानी साफ नहीं था, चलने को सड़कें नहीं थी, कोई ब्रांडेड कपड़ा, कोई गाड़ी, कुछ फैसिलिटी नहीं थी। वी वर लिविंग अ वेरी बेसिक लाइफ। आई स्टिल रिमेंबर द वाइब। मनमोहन सिंह की दाढ़ी तब भी चिट्टी थी, एंड इज एट एन एंगल ही इज लुकिंग एट, इट्स टाइम टू नाउ थिंक बिग, ठीक है, इट्स टाइम नाउ टू थिंक बिग। मनमोहन सिंह ने मैसिव चेंजेस किए इनकम टैक्स लॉज में इंडिया के, और उन्होंने अपनी बातें कहनी शुरू की। हमारी गवर्नमेंट का बहुत फोकस था कि सब कुछ हम करेंगे, पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर, और आम आदमी बनाएगा कुर्सी मेज। कहते जी क्यों? अब आम आदमी हिंदुस्तान का खड़ा होगा और दौड़ेगा सरकार के साथ। और हम लोग बहुत फॉरनर के खिलाफ थे कि फॉरनर आके लूट के ना ले जाएं, क्योंकि अब सोचिए 47 ने फॉरनर्स को ही तो निकाला था, फिर एंट्री देने में डर लग रहा था उनको। लेकिन 40s तक 90s तक करके देख लिया, 40 साल अपने से कुछ हुआ नहीं। भाई बुलाना पड़ेगा जी, बुलाना ही पड़ेगा। 1991 में, ध्यान से सुनना, मनमोहन सिंह ने फर्स्ट ऑप्शन दी दुनिया को। कहते जी देखिए, हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दुनिया की मदद चाहते हैं, इस वक्त कंपनीज की। मेरी कुछ बैकवर्ड स्टेट्स हैं, बिहार यूपी रह गए हैं पीछे बैकवर्ड, थोड़ा पंजाब निकल गया आगे, महाराष्ट्र गुजरात निकल गया आगे, लेकिन मेरी कुछ बैकवर्ड स्टेट्स हैं।
जो पर्सन इंडिया में आके बैकवर्ड स्टेट्स में फैक्ट्रीज लगाएगा, माल बनाएगा, मैं उसके 15-20 साल के प्रॉफिट्स माफ कर दूंगा। वो आके नेट प्रॉफिट कमाए, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे हमसे, कोई टैक्स नहीं लेंगे। सर ये खबर सुनी, ह्युंडई कंपनी ने अपना साउथ कोरिया में प्लांट बंद कर दिया, इंडिया आके प्लांट लगा लिया। झोले भर भर के, ट्रक भर भर के लोग डॉलर्स लेके आए। एक और कारण था, इंडिया के पास पेट्रोल और दवाइयों का बिल देने के पैसे नहीं थे। 14 दिन में हमारी कंट्री बैंकरप्ट होने की हालत पे थी। 2-3 हफ्ते के पैसे बचे थे हमारे पास, 21 दिन कहते हैं, कभी 2 हफ्ते कहते हैं, कभी 3 हफ्ते कहते हैं। हमारी कंट्री बैंकरप्ट होने वाली थी। हमें मैसिवली डॉलर्स चाहिए थे, इस तरह से इंडिया में बुलवाए गए, क्योंकि पेट्रोल की पेमेंट तो आज भी करनी होती है। सर कंपनियां झोला भर के पैसे लेके आई और कहते सर वी आर रेडी, हम इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे। गवर्नमेंट ने मैसिव रिस्ट्रिक्शंस लिबरलाइज की, एलपीजी लिबरलाइजेशन लेके आए, प्राइवेटाइजेशन लेके आए, ग्लोबलाइजेशन लेके आए, तीनों। और टैक्स एडवांटेजेस दिए खुल के, कहते आप ले जाइए टैक्स एडवांटेजेस, मुझे देश डेवलप चाहिए। गवर्नमेंट कहती वो रूट अच्छा ही नहीं है कि बंदा काम करे, हम टैक्स लें और देश सेवा हम करें। कहते काम ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि उसका काम बढ़े, हमारा देश का काम हो जाए। सर एक टारगेट क्या किया गया, एक टारगेट क्या किया गया कि एरिया बढ़ाइए। एक टारगेट क्या किया गया, फलाना बिजनेस बढ़ाना। व्हेन वी वर योर एज, सर तब लुधियाना में कितनी देर लाइट जाती थी गर्मियों में? 12 घंटे ऑन एन एवरेज, 12 घंटे की लाइट गई होती थी पर डे। मनमोहन सिंह ने बात रखी 91 में, कहते जो पर्सन इंडिया में आके पावर प्लांट्स लगाएगा, मैं उसके 40 साल के प्रॉफिट्स माफ कर दूंगा। बट मैं 40-50 एम ही बोलता हूँ, इनको रटना मत बात, वैसे असली नहीं रटा जा रहा, ये मैं इम्पैक्ट के लिए बोलता हूँ। और कल को मेरे को कभी मत कहना सर आपने 40 बोला था, 35 लिखा हुआ है। इम्पैक्ट समझो प्लीज। 40 साल के प्रॉफिट्स माफ कर देंगे। आप आइए, आके इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए हमारा सारे का सारा। पूरी दुनिया ने बात सुनी, लेकिन अग्रिम आया कौन? लार्सन एंड टुब्रो, एलएनटी कंपनी, आज भी सुनी होगी, एलएनटी कंपनी आई। और आज तुम एलएनटी वालों से बात करो ना, मैं कल बात कहते हैं वेल नहीं है, चलो निकलो निकलो। मैं क्या कर रहे हो? कहते हैं हिंदुस्तान को 100% इलेक्ट्रीफाई करना है 2050 तक। अंकल बहुत कर दिया आपने, 20 घंटे लाइट हुई होती है, हमारे पास 4 घंटे जाती है एवरेजली पर डे। कहते नहीं बहुत ज्यादा है, 24 घंटे बनानी, 24 घंटे बनानी है। 24 आवर की इलेक्ट्रिफिकेशन एम की गई। ऊपर से अगर आप फलाने इलाके में लगाते हो तो और जल्दी एडवांटेज मिलेगी, लेकिन बिजली तो पूरे इंडिया में चाहिए थी, कहीं भी लगाओ चलेगा। एक हमने इलाके फोकस किए, एक हमने काम फोकस किए। हर साल मनमोहन सिंह ने क्या किया, एक आइटम को पकड़ा। कहते अगर कोई भी फैक्ट्रियां बढ़ानी है, लाइट चली जाएगी तो ह्युंडई का शोरूम, वो ह्युंडई का फैक्ट्री कैसे चलेगा? कहते पहले इलेक्ट्रिसिटी करता हूं। एनी डाउट? बैकवर्ड स्टेट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा वर द फर्स्ट फोकसेस 1990। सर इंडिया सॉ मैसिव डेवलपमेंट। मैं फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ 1995 में। सर 1995 में इसका लाइक मनमोहन सिंह गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन द वर्ल्ड इन 1995। तो एक एरिया की ना फोटोज दिखा रहे थे, कहते बिफोर मनमोहन सिंह, आफ्टर मनमोहन सिंह। सर एक एरिया था इंडिया का, उजाड़, बियाबान, मिट्टी मिट्टी सब कुछ। सर उस एरिया में 6 महीने के अंदर अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया था। इतनी फास्ट तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर आया इंडिया में था, इतनी फास्ट, इतनी मैसिवली फास्ट। 1992 में मनमोहन सिंह नेक्स्ट अमेंडमेंट लेके आए इनकम टैक्स लॉ में। कहते जी अब ओके बैकवर्ड स्टेट चलनी शुरू हो गई, काम लगा हुआ है, रुके नहीं वो। 1992 में उन्होंने क्या कहा, कहते कुछ मेरे फॉरवर्ड स्टेट्स के बैकवर्ड एरियाज हैं। पंजाब तो आगे बढ़ गया लेकिन फ्लोर पीछे रह गया।
ठीक है, महाराष्ट्र तो आगे बढ़ गया है लेकिन सतारा एरिया पीछे रह गया। अब जो बंदा मेरी फॉरवर्ड स्टेट्स के बैकवर्ड इलाकों में फैक्ट्री लगाएगा, चाहे फॉरेनर चाहे इंडियन, वहां लगी हर फैक्ट्री से बनने वाले माल के प्रॉफिट को मैं 100% टैक्स एग्जम्प्ट कर दूंगा। ऐसा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि एक इलाके में जब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आती है और 10,000 मजदूर आते हैं तो उनको आने जाने के लिए सड़क चाहिए, कोई ना कोई सड़क बना देता है। ठीक, वो वहां पे आते हैं तो उन्हें रहने के लिए घर चाहिए, हाउसिंग डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, खाने पीने का सामान चाहिए, किराने की दुकानें खुल जाती हैं और इलाका अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब हम कर ही नहीं पा रहे 40 साल से, तो इस तरीके से डेवलपमेंट एम करनी थी। ठीक सर, जो जो हिंदुस्तान को चाहिए था ना, मनमोहन सिंह ने वट पकड़ लिया। कहते भाई साहब, जो बंदा ये बनाएगा उसके पैसे माफ, जो दूसरा बनाएगा वो टैक्स दे दे। सर, बैक इन दोस टाइम्स इंडिया सपना भी नहीं ले पा रहा था मोबाइल फोन का। इंडिया में बहुत बीमारियां फैलती थी जब गंदा पानी पीने के कारण। 1993 मनमोहन सिंह मेड अ डबल स्ट्रोक, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं आपको हाईलाइट्स बता रहा हूं। 1993 मनमोहन सिंह कहते कहते, सर जो पर्सन इंडिया में पीने का साफ पानी देगा, बिस्लेरी, एक्वाफीना, सबका जन्म होना शुरू हुआ, हम उसके प्रॉफिट्स 50 साल के लिए माफ कर देंगे। पीने का पानी साफ करिए इंडिया का आके। और जो पर्सन इंडिया में वर्ल्ड क्लास टेलीकॉम फैसिलिटीज देगा, हम उसके 25 साल के प्रॉफिट्स टैक्स फ्री कर देंगे। एयरटेल का जन्म हुआ। एयरटेल का जन्म हुआ, बाहर से दौड़ी दौड़ी हच आई, इंडिया में रिलायंस पैदा हुई। रिलायंस थी लेकिन इस लाइन में टेलीकॉम का, सर जो टेलीकॉम देगा, जो टेलीकॉम देगा। इंडिया में तब एक फोन कॉल 1 रुपए में, 1 मिनट की 180 रुपए में भी पड़ती थी अगर करनी है आपने दिल्ली से मुंबई। फर्स्ट प्लेयर्स आए, सबसे फर्स्ट प्लेयर स्पाइस, बहुत पैसा लूटा उसने स्पाइस ने। 1 मिनट की कॉल मोबाइल पे 30 रुपए आउट गोइंग, 15 रुपए इनकमिंग। फास्ट फॉरवर्ड, रिलायंस ने 5 साल लेट कदम रखा इन्फोकॉम के अंदर। धीरू भाई अंबानी ने वादा किया देश के साथ, इस देश में अब मोबाइल कॉल चिट्ठी से सस्ती पड़ेगी, मैं 1 रुपए से कम में दूंगा। और उन्होंने वादा निभाया था। 99 पैसे में कॉल दी थी, जो कुछ देर पहले 180 रुपए पर मिनट होती थी। 1000 से सस्ता मोबाइल दे के मानूंगा और 99 पैसे से कॉल दे के मानूंगा। 6 महीने में लॉन्च कर दिया था। दैट वाज धीरू भाई अंबानी, मैसिव प्लेयर, मैसिव प्लेयर। और ये सारी बातों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट हिंदुस्तान की तरक्की पे बहुत पड़ा। बहुत पैसा घूमा, बहुत पैसा फॉरेन से आया, बहुत पैसा घूमा। फॉरेनर क्यों इंटरेस्टेड था इंडिया आने में? हम क्यों इंटरेस्टेड है बुलाने में? ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड ना हो तो भी नहीं फायदा। सर क्यों आए इंडिया? वो लैंड सस्ता है, लेबर सस्ती है, एक्सपोर्ट्स टैक्स फ्री है, बेसिक प्रॉफिट टैक्स फ्री है, क्यों ना आए? वो अपना अपनी कंट्री की फैक्ट्री बंद करके इंडिया आए, यहां से बना के उधर भेज, तब भी सस्ती पड़ रही थी, तो क्यों ना यहाँ पे? उन्होंने इंडिया के लिए प्रोडक्शन तो की ही की, फॉरेन के लिए भी की, और इंडिया उन्हें एक मैसिव मार्केट नजर आती है। वी आर 150 करोड़ पीपल टुडे। माल तो बिकना ही बिकना है यहाँ पे। कभी इस तरह की मंदी आ ही नहीं सकती, क्योंकि इतने लोग हैं, तो मंदी अलग तरह की आ ही नहीं सकती है। पीपल वर हेविली इनटू इंडिया एट दैट टाइम। तो इस तरह से हमने टैक्स एडवांटेजेस देनी शुरू की। एक हमने हाईवेज भी ऐसे डेवलप कराए। अब सड़कों का हाल तो आप अभी भी देख रहे हो। किसी जमाने तो हाईवे ऐसे होते थे जैसे आजकल के अंदर की सड़कें। हाईवे तो अच्छे हुए हैं। सर मनमोहन सिंह ये वो मॉडल कहते, सर जो पर्सन लुधियाना से अमृतसर जाने वाला हाईवे डेवलप करेगा, हम उसके 50 साल के प्रॉफिट्स टैक्स फ्री कर देंगे। अब आप सोचोगे कि हाईवे पे कौन सा प्रॉफिट हो रहा है? गवर्नमेंट कहती जी हाईवे बनाइए वर्ल्ड क्लास, हमारे इंजीनियर्स चेक करेंगे कि सही बना कि नहीं बना, टोल आप बिठा लो, टोल आप बिठा लो, और हाईवेज पे जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं एडवर्टाइजमेंट के, उनका रेवेन्यू भी आपका। आइए आके हाईवे बनाइए,
उसे चलाइए 50 साल, उसके बाद चुपचाप निकल जाइए। कंपनी कहती है 50 साल में तो बहुत बटोर लेंगे, मैं कहा जी आइए आके बना लीजिए, वर्ल्ड क्लास बनाइए, उसके बाद निकल जाना, उसके बाद निकल जाना। जो काम आम आदमी के बिजनेस से पोर्शन का टैक्स लेके हमें करना चाहिए था, हमने वो कंपनियों का काम ही बना दिया, हमने वो कंपनियों का काम ही बना दिया। जी आप करिए, रेवेन्यू भी आप खाइए, हम बैठे मॉनिटर करेंगे एज गवर्नमेंट, हम कुछ और नहीं करना चाहते। सर बिल्कुल इसी मॉडल पे इंडिया में बन रहे हैं अब नवे नवे एयरपोर्ट्स। जीएमआर कंपनी का जन्म हुआ जब हमने एयरपोर्ट्स में ऑप्शंस दिए थे। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट गए हो, वहां पे लिखा हुआ है जीएमआर ने बना के दिया। गवर्नमेंट ने बात रखी कि जो पर्सन हमें इंडिया में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना के देगा, वो एयरपोर्ट को आके ऑपरेट करे। अब आप फिर पूछेंगे ऑपरेट का मतलब क्या? अंदर बहुत दुकानें होती हैं, किराए पे दीजिए, किराया खाइए बैठ के, ठीक है, किराए पे दीजिए, किराया खाइए बैठ के। जो एयरलाइंस हैं वो एयरपोर्ट को कुछ फीस देती हैं, लैंडिंग फीस, ये वो सब आपकी। 50 साल एयरपोर्ट को मेंटेन करिए, चलाइए, फिर निकल जाइए, एयरपोर्ट इंडिया को छोड़ जाइए। कंपनीज को क्यों? कंपनी 50 साल बहुत ज्यादा होते हैं सर। मैं तो कोई बात नहीं, हमारा लैंड तो लेके चले नहीं जाओगे, और हमने तो 300 साल अपनी छाती पे अंग्रेजों को बर्दाश्त किया, 50 साल तुम्हें बर्दाश्त कर ही लेंगे। खासतौर पे जब जब कंट्रोल्स हमारे हाथ में, तब तो कंट्रोल्स भी नहीं हमारे हाथ में रहे थे, अब तो सारा डंडा हमारे हाथ में। हम चेक करेंगे एयरपोर्ट ठीक बना हो, वर्ल्ड क्लास बना हो, हम आपके इतने साल के प्रॉफिट्स माफ कर देंगे। करते रहिए कैश टू कैपिटल। सर कारण समझ आ रहा है? हाँ, कैपिटल में डलवाने से, टैक्स फ्री होने से उनके पास रिसोर्सेज है, वो इंडिया के लिए और काम कर रहे हैं। हमारा देश अल्ट्रा मॉडर्न होने की तरफ बढ़ रहा है। आर वी क्लियर विद दिस? मनमोहन सिंह ने इन चीजों पे काम किया नहीं, और देश में इसको पुश मिला। साबुन तेल पानी भी आया इस चक्कर में, ठीक है, साबुन तेल पानी भी आया। मनमोहन सिंह इंश्योर्ड कि फॉरेन से डॉलर्स आ जाएं। कैसे बुलाए उन्होंने? फॉरेनर को इनवाइट किया कि ओ जनरल की फैक्ट्री लगाइए, वो बाहर से लैंड बिल्डिंग खरीदने के लिए मैसिव डॉलर्स लेके आया। सर इंडिया की लैंड इंडस्ट्री डेवलप होगी, रेट बढ़ गए लैंड के, कौड़ियों के भाव पड़ा था, बिल्डिंगों की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, इंडिया का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप वैल्यूएशन क्रिएट करके उसकी। और सर सरकार का काम था एम्प्लॉयमेंट देना, दे नहीं पा रही थी, बाहर से कंपनियां बुलाई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई। मास्टर स्ट्रोक्स। मनमोहन सिंह डिड व्हाट? मनमोहन सिंह ने इंश्योर किया कि डॉलर्स आए इंडिया में। इसके बाद मनमोहन सिंह का मोटा मोटा 5 साल का जो टर्म होता है खत्म हो गया। पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था। 97 में वी टेस्टेड न्यूक्लियर बॉम्ब, जिस पे परमाणु फिल्म बनी है, ठीक है, वी टेस्टेड दैट, तो वो अलग टर्मोइल चल रहा था। लेकिन इकोनॉमिक वर्ल्ड में हमारे दूसरे मैजिकल फाइनेंस मिनिस्टर अरीना पे आए, मिस्टर पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम का 96 का बजट अलग तरह से सुनाएंगे आपको, उनका सुनाने लायक बजट है 97। हाँ भाई, आई लव द नेक्स्ट लाइन। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो बजट 1997 ऑफ इंडिया, आपको पता है गूगल आपको करेक्ट करता है। गूगल कहता है मैडम बेइज्जती नहीं करनी है, यू प्लीज टाइप द ड्रीम बजट ऑफ इंडिया 1997, हिंदुस्तान का सपनों का बजट, हिंदुस्तान के मैसिव सपनों का बजट, जिसमें चिदम्बरम ने एक बात रखी। कहता माय प्रीडिसेसर मिस्टर मनमोहन सिंह हैज इंश्योर्ड कि डॉलर्स कम टू इंडिया बट दे आर फ्लोइंग आउट ऑफ इंडिया एट अ वेरी मास स्पीड, क्योंकि पेट्रोल अभी भी बाहर से खरीदते हैं, पेट्रोल की पेमेंट हो जाती है, दवाइयां बाहर से लेते हैं, दवाइयों कहते कुछ बचता नहीं हाथ में, इंडिया अभी भी ताकतवर नहीं हो पा रहा। सर सपना सुनिए जो चिदम्बरम ने देखा और हमें दिखाया। चिदम्बरम कहते हैं मैं अब जाने वाला डॉलर रोकना चाहता हूँ, आने को तो इंश्योर करना ही है, जो मनमोहन सिंह कर गए हैं वो तो करना ही है हमने, मैं जाने वाला पैसा रोकना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह ने, सॉरी पी चिदम्बरम ने 3 बातें रखी, जरा ध्यान से सुनना, मैसिव। कहते जो पर्सन इंडिया में पेट्रोल ढूंढेगा
और अगर उसको मिल गया, पेट्रोल मिल गया, जो पेट्रोल बनाएगा और मिल गया उसको, उसके 50 ईयर्स के प्रॉफिट टैक्स एग्जम्प्ट करता हूं मैं। सर कुछ लोगों ने इसे अलग सपना समझ के हंसी उड़ाई। सपना देखो, इंडिया में थोड़ी पेट्रोल होता है। सिर्फ 2 लोगों ने दिल से सुनी थी बात। एक थे हमारे मिस्टर धीरू भाई अंबानी और एक था वीडियोकॉन कंपनी का मालिक। दोनों ने बजट सुना और दोनों ने अपने इंजीनियर्स को बोला जाइए इंडिया में पेट्रोल ढूंढिए। उतनी ही जोर से ढूंढा था वीडियोकॉन के मालिक ने भी, उतनी जोर से ढूंढा धीरू भाई अंबानी। अब इसके बाद लग गया बाकियों ढूंढा ही। एक और बात रखी उसी साल मिस्टर पी चिदम्बरम ने, कहते इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है वर्ल्ड क्लास दवाइयों का, बहुत हो गया, अब हम दवाई एक्सपोर्ट करेंगे, यूएस से हमारी दवाई खरीदेगा। जो पर्सन इंडिया में सरब आइए साइंटिफिक रिसर्च करेगा, वर्ल्ड क्लास मेडिसिन बनाएगा, उसे एक्सपोर्ट करेगा, उसके सारे प्रॉफिट्स टैक्स फ्री करेंगे हम। आप इंडिया में इंश्योर करिए, एक तो पैसा जाना रुक सर, डबल मास्टर स्ट्रोक, दवाइयों का पैसा जाता था वो भी रुकेगा। एक तो अगर दवाई अच्छी बन गई तो लोकल कंजम्पशन होगी, बाहर से आनी बंद होगी। फिर कहता बैरियर क्रॉस कर जाइए, इतना बेहतर हो जाइए कि आप एक्सपोर्ट करें, डॉलर और आना शुरू हो जाए। कंपनियों का जन्म हुआ है, वैक्सी, सिप्ला, सन फार्मा आज ये इतनी वर्ल्ड डोमिनेंट है। यूएसए को हम चलाते हैं, वहां का बस एफडी अप्रूवल देता है, दवाई अच्छी है बेच लो, यहाँ पे वो स्ट्रिक्ट है। बनानी आपने, तब बनेगी तो आप ही से महाराज, बनाते अब हम ही हैं, बनाते हम ही हैं। वो एफडी अप्रूवल लेते हैं, अपनी ताकत दिखाने के लिए आके छापे छुपे मारते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, छापे मारते हैं, ये ऐसे वो ऐसे, वो बात। हम दवाई ठीक करते रहते हैं, पूरी दुनिया में धमक है हिंदुस्तान की। आपने जो बेइज्जती करी हो वो अलग बात है। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स इन मेकिंग वैक्सीन फॉर कोरोना, और हमने फ्री बांटी दुनिया भर में। सर हमने 2 बनाई, रशिया, यूके, यूएस, किसी से नहीं बनी थी। कहने की बात है, कदर भी होनी चाहिए इस बात की। सर यूएसए ने कौन सी बनाई बताइए, यूएसए क्या बना पाया, यूके ने क्या बनाया, अपनी कोविशील्ड, कोवैक्सिन अपनी है, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया हमारी हैं, मेड इन इंडिया। फ्री बांट दी, व्यापार कर सकते थे, हिंदुस्तान व्यापार कर सकता था, फ्री बांट दी हमने, फ्री बांट दी। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल लीडर, इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल लीडर। पॉइंट नंबर 3, मैं इसे अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक मानता हूं चिदम्बरम का। चिदम्बरम ने और भी बहुत कुछ किया, लेकिन ये बहुत सुपर था। चिदम्बरम साहब कहते हैं कि जी मेरे प्रेडिसेसर मनमोहन सिंह ने सुपर काम कर दिया, बैकवर्ड एरियाज और बैकवर्ड स्टेट्स आगे ले आए, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि बिहार की लोकलाइज्ड पोजीशन ऐसी है कि वहां से एक्सपोर्ट करने स्लो होते हैं। वो एरिया तो डेवलप हो गया है, लेकिन हम फॉरेन में धमक नहीं बना पा रहे। बी वेरी अलर्ट। वो कहते हैं ये हिंदुस्तान का अगर नक्शा है, ठीक है, ओके, तो मैं हमारी एंटायर कोस्ट लाइन पे एक एरिया अनाउंस करता हूं, इतना, और ये काफी चौड़ाई का एरिया होता है, लाइक 70 किलोमीटर वाइड एरिया, काफी एरिया दिया गया। कहते यहां पे इस एरिया को मैं बोलूंगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। यहां जंगलात हैं, यहां रेगिस्तान है। जो पर्सन अब इस एरिया में आके फैक्ट्री लगाएगा और यहां से सिर्फ वर्ल्ड क्लास माल बना के एक्सपोर्ट करेगा, इस एरिया का माल इंडिया नहीं आएगा। फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स लॉज मैं इसे हिंदुस्तान ही नहीं मानूंगा, मैं इसे फॉरेन कंट्री मानूंगा। आर्मी लॉ में नहीं कहा मैंने, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स लॉज। कहते यहां बने माल के ऊपर हम 0 टैक्स लगाएंगे, एक्सपोर्ट कर डालिए, डॉलर भर के ला दीजिए इंडिया में। रिलायंस कहता हम इस जंगलात को साफ करके फैक्ट्रियां बना दें। मैं कहा हाँ जी रिलायंस साहब आप बनाइए, आपके भी प्रॉफिट्स माफ,
ग्रासिम कहता जब फैक्ट्री बन जाएगी बता देना, फैक्ट्री लगा देंगे, आपके भी माफ। आप यहाँ जाइए, आपको लगेगा आप फॉरेन कंट्री आ गए। फॉरेन कंट्रियां हेच हैं इसके सामने। पूरी कोस्ट लाइन पे हमारे को एरिया दिया गया, पूरी कोस्ट लाइन पे इतना मैसिव एरिया होता है, आपको लगता है कि अंदर आप एक शहर में आ गए हो। इतनी मैसिव बिल्डिंग्स हैं, मैसिव, 24 घंटे बैंक ब्रांचें खुलती हैं यहाँ पे, 24 घंटे। मैसिव पैसे का लेन देन होता है। क्यों ग्रो किया गुजरात महाराष्ट्र, वो हब बने, इधर माल बनता है, चक चल। जो कोस्ट लाइन वाले हैं, समंदर लगता है ना जिनको, बिना वजह के डेवलप्ड स्टेट्स हो जाती हैं। क्यों? व्यापार दिखता है होता हुआ। मध्य प्रदेश हर लिहाज से मारा जाता है हमारा। क्या करे अब, कैसे कंपीट करे इसके साथ? कोई नहीं बात। अलग से ही सर मध्य प्रदेश ना अलग से क्यूट है हमारे लिए, सतपुड़ा के जंगल, बस ठीक है ना, वो जंगल ही फेमस हुए पड़े हैं, बस इतना ही ठीक है, उतना ही काफी है। भौगोलिक पोजीशन ऐसी है ना भाई। सन 97 में 3 सपने दिए हमारे को किसने? पी चिदम्बरम। पहला सपना, पेट्रोल ढूंढिए ताकि अपना फॉरेन एक्सचेंज की बाहर जाने वाली बिलिंग कम हो। नंबर 2, वर्ल्ड क्लास मेडिसिन बनाइए, साइंटिफिक रिसर्च करिए, इंडिया में बहुत हो गया। सो डबल स्ट्रोक क्या? पहला कि अगर दवाई बेसिक भी बन गई तो बाहर से आनी बंद होगी, और अगर वर्ल्ड क्लास बन गई तो एक्सपोर्ट भी होगी, फिर तो डॉलर लेके भी आएंगे। मुझे जाने का बहाव भी रोकना था और आना भी इंश्योर करना था। स्टेप नंबर 3, कहते लेके आने का मैं एक स्टेप लेता हूं जो मनमोहन सिंह ने लिया था, आई विल मेक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जो बंदा इस एरिया को डेवलप करेगा, रिलायंस ने डेवलप किया सारा। सर रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी इसलिए है, वो बजट सुनती है। जहां प्रॉफिट्स की टैक्स माफी होती है उधर काम कर देते हैं उठा के। रिलायंस ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है यहाँ का, एक एक बिल्डिंग कह लो रिलायंस ने बनाई है, अडानी ने बनाई है, यहाँ की सारी बिल्डिंग है, सारी बिल्डिंग है। डन, ओके। ये एरिया उन्होंने डेवलप किया। सर जैसे जैसे फैक्ट्रियां बनती रही, ग्रासिम कहता होगी फैक्ट्री तैयार, भेज दो सानू, मैं कल ले लो। ग्रासिम अंदर आ गया अपना टीन टप्पर लेके, मशीनें लेके, प्रोडक्शन शुरू की, सारा माल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वर्ल्ड क्लास है। और सर ट्रक भर के डॉलर्स आते हैं इंडिया में, ट्रक भर के। फ्रॉम अ कंट्री 1991 जिसके पास 14 दिन की बिलिंग की पेमेंट रही थी, आज इंडिया के पास इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं कि पीछे 10 साल पहले वर्ल्ड बैंक को जरूरत पड़ी, सारे कंगले थे, हिंदुस्तान ने $200 बिलियन दिए, कहते रख लो बहुत आ गया हमारे पास, लोन है, जब चुकाना होगा चुका देना। वर्ल्ड बैंक को लोन देने की हालत में आ गए हम लोग। आप इमेजिनेशन में लेके आइए कि क्या डेवलपमेंट हो रही होगी। कमिंग बैक टू 1997, सर सपना सुना दिया। सपने पे 2 बंदों ने एक्ट किया था, पेट्रोल वाले पे कौन थे लोग? रिलायंस और वीडियोकॉन। सर रिलायंस फाउंड पेट्रोलियम इन एग्जैक्ट ईयर 2000 नियर बॉम्बे हाई, मुंबई के पास। पेट्रोल मिल गया हमारे को, पेट्रोल मिल गया। जिस शाम पेट्रोल की खबर बाहर आई, रिलायंस का शेयर समझ लो 233 रुपए का था, अगले दिन रिलायंस का शेयर 800 रुपए पे खुला। आपको स्टॉक मार्केट दिखाते हैं, आप सोचिए क्या हुआ था। और जिस दिन रिलायंस की प्रोडक्शन शुरू हुई तब तक 3000 का हो गया था रिलायंस का शेयर। हो क्या रहेगा? हो क्या रहेगा? 3000 का हो गया। उसके बाद सर 8 बार स्प्लिट हो चुका है, अगर ना हुआ होता तो आज रिलायंस का शेयर 2.5 लाख रुपए का होता। जो 1400 का शेयर है वो स्प्लिट हो के, ठीक है, स्प्लिट हो के 2000 का वो 1000 का कर दिया, फिर वो 5,000 की हो गई, फिर 5 फिर 1000 का, फिर 5000 का हो गया। स्प्लिट कर करके भी आज 1500 का पड़ा शेयर, स्प्लिट कर करके भी। रिलायंस बजट ध्यान से सुनती है, हमेशा उस तरफ पैसा लगा देती है जिधर, सिंपल बात है, जिधर देश चल रहा है उधर आप चलिए, आप ग्रो कर जाएंगे। अडानीज यहीं पैदा हुए, अडानीज गुजरात में थे, ये आया उनके बाद मैसिव मौका था। सर मोदी देश का प्रधानमंत्री पता है क्यों है? क्योंकि वो 97-98 के एरा में गुजरात का सीएम था। उसने इस मैसिव अपॉर्चुनिटी को लिया, पूछ तक नहीं थी गुजरात की, लेकिन कोस्ट लगता था, उसने मैसिव डेवलपमेंट की, वहां पे फैसिलिटीज दी, सारी फैक्ट्रियां वहां पहुंच गई। आज आप देखिए 10 इयर्स में मोदी इतनी आगे पहुंच गया। सर ये वाला सीएम भी अच्छा है हमारा, वो कुछ कर नहीं पा रहा, रिसोर्स वैसे है।
मोदी के पास इनफिनाइट अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई। हमें और किसी स्टेट का सीएम नहीं पता था, हमें मोदी पता था 2002, 3, 4, 5, 6 में, क्योंकि वहां डेवलपमेंट बहुत आ रही थी। हे भगवान, मैसिव। और उस कारण वो 14 में प्राइम मिनिस्टर बना और आज तक प्राइम मिनिस्टर है हमारा। इट वॉज रिटन एज इज फेट कि क्योंकि आप सीएम होंगे उस टाइम पे वहां के, यू जस्ट हैव टू बी द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। कोई जादू नहीं किया उसने, उसके साथ जादू हुआ भी। इधर चिदम्बरम वो लेके आया, कहते ले मौके पे चौका मार दिया हमने उठा के, उससे बड़ा चौका किसी ने नहीं मारा सर। सर मोदी से पहले इधर विशाखापट्टनम में हमारा सबसे बड़ा क्या कहते हैं पोर्ट होता था, आज कांडला पोर्ट है। सर आप कांडला पोर्ट जाओगे ना, आपको घबराहट देगी देख के, इतना बड़ा एरिया, इतना मैसिव, कंटेनर ही कंटेनर पड़े होते हैं, मेरे घर जितने बड़े बड़े कंटेनर। और सर शिप्स पता कितनी लगती हैं, जिसके ऊपर मेरे घर जितने 1000 बड़े कंटेनर चढ़ते हैं वैसी शिप लगती है वहां पे, उनका आवागमन हो रहा है। मेरे घर जितने बड़े 1000 कंटेनर चढ़ते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। शिप का साइज सोच लीजिए आप, शिप का साइज सोचिए, ठीक है। सी लाइनर्स बोलते हैं इनको, सी लाइनर्स, ठीक है। मैसिव आवागमन है सामान का, कैसे गुजरात ग्रो नहीं करेगा। और गुजरात का बच्चा जो पैदा होते साथ शिप्स ऐसे वाली देख रहा है, उसके दिमाग को पंख लगेंगे वैसे वाले, लग के रहेंगे, समझ आके रहेगी बात उसको? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। That was magically 1997 to 2002. सर 2002 तक इंडिया में सिप्ला एंड वैक्सीन ने रिसर्चें मार के दवाइयां बना दी 5 साल में। दुनिया कहती है सपने सुना रहा 97, दुनिया की आंख खुली, हमारा सपना पूरा भी हो गया था। 2002 तक रेनवैक्सी सिप्ला वर्ल्ड क्लास कंपनीज हो चुकी थी। सर 1997 से रिलायंस ने ये बनाने शुरू कर दिए थे एसईजेड्स, 2002 में रेडी हो गए सर। सर 2002 में रेडी हो गए, 2003 में ग्रासिम ने पोजीशन ले ली, रेमंड ने पोजीशन ले ली, आपके पापा ने भी एक फैक्ट्री डाल दी यहाँ पे, वर्ल्ड क्लास माल आके एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। और हमने एक वादा किया था, मैं कहा धांधलियां मत करना कोई भी अलग तरह की, यहाँ पे बना हुआ पैसा, जो भी डॉलर्स आएंगे, डॉलर आप इंडिया को दोगे, इक्विवेलेंट रुपी ले लेंगे, हम आप पे टैक्स लगाएंगे। सर कोई व्यापारी कुछ और चाहता है इंडिया में? सर 2004 में, अच्छा 2003 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई होगी सर, राइटली सो। देखिए डेट याद हो जाएगी आपको। अब देखिए माहौल पैदा हो गया है, इंडिया फर्स्ट टाइम फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस हुआ 2004 में, हमेशा नेगेटिव रहती थी। 2004, 2005, 2006 लगातार 3 साल फॉरेक्स सरप्लस हुई हमारी, लगातार 3 साल एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ हमारा। उसके बाद फिर हम इनके एप्पल के आईफोन के ट्रैप में फंस गए। बेचते हम टी शर्ट है 100 रुपए वाली, 200 1000 वाली, लेते लाख का फोन है। वो गैप बहुत बड़ा हो गया फिर से, कहते अच्छा ऐसे, हाँ हमारे साथ पंगा। उन्होंने अलग चीज भेजनी शुरू कर दी हमारे यहाँ। आज भी हम टी शर्ट भेज रहे हैं बार। सर हमारा फोन तो नहीं बिक रहा ना उधर, हमारा टीवी तो नहीं बिक रहा, हमारी शर्टें शूटें बिक रही है। उनका आता टीवी सीधा 50,000, कहते अब बोल, उनका सीधा 50,000 लाख रुपए का टीवी सीधा। तो हमारा इंपोर्ट बहुत बढ़ गया। चलो देने को पैसे हैं बैलेंस में, देख लेते हैं, लेकिन हुआ तो सही। आज भी अलग फाइट्स ले रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी डन चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। मैंने बीच के कुछ साल स्किप किए हैं क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है, मैंने वहां तक पहुंचना है। डन। सरकार कानून बना के देश चलाती है, ये लाइन समझ आनी शुरू हो रही है आपको? सरकार कानून बना बना के देश चलाती है। सर इसके बाद इस चिदम्बरम एरा, चिदम्बरम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे 2008-9 तक, 12 साल। उससे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी नहीं था। मनमोहन सिंह फर्स्ट थे, उन्होंने अलग तरह से बड़े काम किए, लेकिन चिदम्बरम की कंट्रीब्यूशन टू इनकम टैक्स इज मैसिव। हाँ भाई सर, शायद सिर्फ आप ही ने सुना हो, बाकी जने बताना बेटा। एक DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, सर आपने भी सुना हुआ है, 2 जनों ने सुना हुआ है, बाकियों की मिसिंग है, मेरे को पता है। करेंगे DTAA सुनाएंगे आपको, लेकिन कैपिटल गेन्स में सुनाएंगे, कैपिटल गेन्स के टाइम पे। मैंने ये स्टोरी के हर एंगल्स को कभी भी एक मुश्त नहीं सुनाया। कभी होता है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक स्टूडेंट्स ऑफ +2, तो मैं कुछ चीज़ों को ऊपर कर देता हूँ, कुछ को नीचे कर देता हूँ।
आज इज विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टूडेंट्स ऑफ इनकम टैक्स, तो उस अकॉर्डिंग स्टोरी लेके जा रहे हैं आपके साथ। ठीक है, आइए नेक्स्ट हाईलाइट बताते हैं आपको। सर 2005-6 की सबसे सुपर हाईलाइट क्या है, याद रखना, DTAA का STT, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, DTAA का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अमेंडमेंट जो चिदम्बरम लेके आए, वो सुपर हाईलाइट है कि क्या किया था चिदम्बरम ने, मॉरिशियस रूट तोड़ा था, एक मॉरिशियस रूट होता था। ठीक है, विल टेल यू क्या होती है ये चीज। ठीक है, विल लिसन टू इट अलग जगह पे जाके। 2005-6 कह रहा था सर। 2007 सुनो जरा, 2010 में इंडिया में होनी थी कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक, 2007 में बंदा तो पी चिदम्बरम ही था। सर मनमोहन सिंह बोस पैसा लेके आओ, चिदम्बरम वो पैसा जाना बंद होना चाहिए, फिर चिदम्बरम बोस लाइक जाना भी बंद होना चाहिए, आना भी चाहिए। सर 2007 में क्लिक किया पी चिदम्बरम को कि एक बहुत मैसिव तरीका है इंडिया में पैसा लेके आने का फॉरेनर का, जिसकी इतनी कलेक्शन की जा सकती है कहने की हद नहीं, वो है इंडिया में टूरिज्म। चिदम्बरम कहता कि हिंदुस्तान में गोवा भी है, केरल भी है, राजस्थान भी है, फॉरेनर सब देखना चाहता है। फॉरेनर को प्रॉब्लम क्या है, अच्छा होटल नहीं मिलता, अच्छा होटल नहीं मिलता, मैसिव इनपुट। चिदम्बरम अनाउंस्ड कि जो पर्सन इंडिया में 2 स्टार 3 स्टार से ऊपर का होटल बनाएगा, एक तो मैं उसको फास्ट डेप दे दूंगा। क्लियर होगी बात, पहले तो फास्ट डेप दे दूंगा, नंबर 2 मैं उसके 30 साल के प्रॉफिट्स टैक्स फ्री कर दूंगा। कारण समझ आया? गवर्नमेंट ने काम पकड़ लिया, कहते जी पैसा, फॉरेनर आए भाई साहब इंडिया, 2-2 साल में होटल बन के खड़े हो या जो 50 साल में नहीं बने। सर मैंने कल भी बताया था, आई बिलोंग टू रिच फैमिली। हमारी फैमिली में जहां पैसा पड़ा था, हमारा एक चाचा गया, उसने भी होटल खोला, उसने भी होटल ही खोल दिया सर। ठीक है, छोटे मोटे अंबानी हम भी हैं घर में, होटल खुल रहा है फैमिली में। ठीक है, होटल खुला पड़ा, इतनी मैसिव डेवलपमेंट। एक कॉमनवेल्थ गेम्स होनी थी इसलिए भी, क्योंकि बाहर से बहुत प्लेयर्स आने थे, बहुत मीडिया पर्सोनल आना था, कहते होटल तो होना चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में कहते हमारे को 2 स्टार 3 स्टार से ऊपर के होटल्स चाहिए, सारे 5 स्टार नहीं चाहिए होते सर, कहने की बात होती है। ठीक है, कहते हम उनके इतने साल के प्रॉफिट माफ और फास्ट डेप भी दे देंगे सर, खुलेंगे होटल फिर। सर क्या इससे फॉरेक्स इनफ्लो बढ़ा होगा इंडिया में? हाँ, फॉरेन एक्सचेंज क्या करनी है इंडिया ने, मैं बार बार पूछता रहता हूँ, बताइए। पेट्रोल की पेमेंट अभी भी है सर, जो पेट्रोल इंडिया में मिला, क्या वो इंडिया की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काफी है कि वो एक पोर्शन ही साबित हुआ? फिर भी पोर्शन है, तो उसने इनफ्लो क्रिएट किया थोड़ा सा, आउटफ्लो के लिए आ रहा है पैसा कहीं से। टूरिज्म ऐसा देना कुछ नहीं, मैं कहा देख पेड़ हमारे ला पैसे, है ना, देख झरने, देख समंदर, ला पैसे। सर अमेरिकन उधर आके ना पड़े रहते हैं, गोवा वो 3-3 साल पड़े रहते हैं, सस्ते बड़ा लगता है उनको, हमें बड़ी, अंकल आओ रहो इधर ही, आधार कार्ड भी ले लो, मार के जाता है। ठीक है, गिव अस दैट, एनी डाउट? जो पर्सन इंडिया में वर्ल्ड क्लास होटल लगाएगा, हम उसके फलाने सालों के पैसे वापस कर देंगे और उसे फास्ट स्टेप दे देंगे। होटल वाले को पहले फास्ट स्टेप चाहिए, कहता प्रॉफिट तो पता नहीं कब होगा जाके। मैं कहा फास्ट स्टेप ले लो। बेटा कैसा हो गया? अच्छा आप लोग कल आओगे परसों आओगे? कल आओगे आप लोग पक्का? थोड़ा हमने इसको स्ट्रिक्टली करना है काम को, ठीक है? कल आ रहे हो आप लोग मेरे पास? सी यू। चले आगे। हाँ भाई, अब मैं आपको नेक्स्ट बिजनेस बताने लगा, ये सुनिएगा जी, सुपर।
आज अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स का या ऐसे लोगों का काम क्या है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो आंटी तो नहीं कर पा रही सर, जो आपने चुन ली निर्मला सीतारमण, उससे तो ना हो पा रहा है, ठीक है। कहाँ मनमोहन सिंह, कहाँ चिदम्बरम, फिर हमने आंटी चुन ली, वो बोली बेड़ा ही गर्क हो गया यार, ठीक है। चलिए, लेकिन उससे पहले पहले जो हो गया वो देखो। अब सुनो जी, मैसिव सर, मैं अब कुछ करने लगा हूं बिजनेसेस, आधा घंटा और करेंगे, ठीक है, हाफ आवर मोर, बी वेरी अलर्ट। लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेसेस जहां हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, वो सुनिए जरा। हिंदुस्तान में सर एक प्रॉब्लम है, आजकल बारिशों का मौसम है, सब्जियां बहुत महंगी हो जाती हैं। प्रॉब्लम क्या, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, कभी कभी बहुत उग जाती है, अच्छा वेदर मिलता है, अगले साल प्रोडक्शन कम रह जाती है। एक और प्रॉब्लम है क्या, अनाज संभालना। आज भी एफसीआई के गोदामों में छत नहीं पड़ी हुई, सिर्फ खुली जमीनें हैं। अब हमारे घर से निकलोगे, यहाँ पे मंडी पड़ती है, देखा खुला पड़ा था अनाज सारे का सारा, पता ना। और ये मैसिव प्रॉब्लम है इंडिया में। गवर्नमेंट से तो 80 साल में कुछ कर नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने एक एक्सट्रीम मास्टर स्ट्रोक खेला है, एक्सट्रीम, जिसे कुछ लोग इंडिया में गलत इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए क्लेश पड़े हुए हैं पिछले कुछ सालों से, मैं बताता हूँ। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बात रखी, क्या कहते, जो पर्सन इंडिया में, ध्यान से सुनना, जो पर्सन इंडिया में कोल्ड चेन फैसिलिटीज लगाएगा, मतलब वो एक कमरा लेंगे या बनाएंगे जिसके अंदर आलू प्याज सब्जियां स्टोर की जाएंगी, कोल्ड स्टोरेज होगी, खराब नहीं होंगी वो एक साथ। डन, डन, ओके। हम उन्हें वो कोल्ड स्टोरेज बनाने की, ध्यान सुनना, 100% फास्ट डेप दे देंगे। सर, दिल कर जाएगा इन्वेस्टर का लगाने को। नंबर 2, उस कोल्ड स्टोरेज में जो किसान आके सब्जियां अपनी रखेंगे, उनसे आपको किराया आएगा, वो किराया टैक्स फ्री कर देंगे। सर, क्यों किया जा रहा है, इंडिया की फूड सिक्योरिटी लेके आने के लिए। अगले से अगले बेहतर से बेहतर कदम लिए जा रहे हैं। एनी डाउट? सर, स्टार्टिंग में पता क्या था, सुनना ध्यान से, जब ये बात पहली बार 2015 के आसपास इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी ना, पता क्या बोला था मैं, जो पर्सन इंडिया में कोल्ड स्टोरेज बनाएगा उसको हम फास्ट डेप्थ देंगे, कितनी, 150% ऑफ एक्सपेंडिचर। मैं कहा 10 लाख में बनाइए, कहते खर्च कर। मैं कहा जी बैलेंस शीट में मशीन टू कैश, कहते अब बात सुन हमारी, 10 लाख 10 लाख, कहते यहां से निकाल 10 लाख तो पूरा खर्चा डाल दे। मैं कहा जी, और कहते अब एक एंट्री और डाल, 5 लाख की एक्सपेंस टू कैपिटल, 5 लाख या तेरे प्यो का। हाँ, करे बिना खर्चा मिल रहा है, हे भगवान। कहते और सुन, अब ये तू किराए पे देगा किसको, किसानों को, किसान तेरे को थोड़ा सा किराया देंगे अपनी सब्जियां यहाँ संभालने का। मैं कहा हाँ हाँ सर, इतनी जरूरत थी सब्जियों को ऐसे संभालने की और अनाज को ऐसे संभालने की। सर, आप सोचिए, कोरोना में अनाज की प्रॉब्लम नहीं इंडिया, 80 साल पहले वाला हिंदुस्तान होता, मैं तुम्हारे घर में चाकू लेके घुस गया, तुम्हारा पेट फाड़ दिया होता मैंने, राशन का डब्बा उठा लिया मैंने तुम्हारा। ट्रू सर, ऐसा इंडिया में तकरीबन कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। फूड बैलेंस बनाना हमारा कहने की बात है। सर, कहते हो जो किराया है ना, किराया आज तो 100% टैक्स फ्री है सर, तब तक 200% टैक्स फ्री। अगर आपको 20,000 किराया, हम 40,000 टैक्स फ्री करेंगे। मगर कैसे, कहते हैं पढ़ाते भी हो ना, हाँ, मैं कहते उसमें से डाल देना फ्री, कैपिटल में ले जाना पैसा। हे भगवान, भाई कैसे ना बनाऊं, सर बनानी पड़ेगी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी पैसे के लिए। सर, ये वो कलेश है जो किसानों का पड़ा रहता है माननीय अडानियों के साथ, जिसके लिए किसान आजकल धरने देते हैं। उन्हें लग रहा है गवर्नमेंट ये करके क्या कर रही है, किसानों के अधिकार बेच रही है। तुम ना बेचो अपनी जमीन, अंबानी अडानी जमीन खरीद के वहां कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहते हैं, ड्राई स्टोरेज लगाना चाहते हैं। सर, आपको फीलिंग आ रही है, अभी अंबानी पहुंचे चढ़ा के उधर खेती करने घुसना चाहता है, वो किसान की बस का रोग है।
मैं कहा अंकल आप समझो ये कहाँ से साले शहर के लोग आपके वाले काम कर सकते हैं, खाना बनाना तो आप ही नहीं है, ये तो वहां ड्राई स्टोरेज लगा के प्रॉफिट की एडवांटेज लेने आ रहे हैं बस, क्योंकि एक इन्हें फास्ट स्टेप मिल जानी है, ऊपर से जो प्रॉफिट है वो 200% माफ है। कहा यार 200 कहते हैं, हाँ इनका जियो का प्रॉफिट भी माफ हो जाना है, रिलायंस तो इसलिए ले लिया। तुम्हें क्या लगता है रिलायंस वहां खेती करती है? 3 कीड़े चढ़ेंगे रिलायंस को अपने बकल आ जाएगी। अंकल ये आप ही का काम है मिट्टी में घुलना, इनसे ना हो पाएगा। ये तो प्रॉफिट सुन के आ रहे हैं हमारा, किसान सुनने को ही नहीं तैयार है सर। किसान सुनने को वो सेंटिमेंटेशन के साथ, इमोशनैलिटी के साथ सुन रहा है सर बात, ठीक है सर। जो पर्सन इंडिया में कोल्ड चेन फैसिलिटीज लगाएगा, बताइए क्या उसको फास्ट स्टेप दे रहे कि ना दे रहे? इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, प्रॉफिट की टैक्स माफी बात की बात है, अभी हम फास्ट स्टेप की बात करेंगे। क्योंकि फास्ट स्टेप देने से क्या होता है, प्रॉफिट तो जब होगा तब होगा, फास्ट स्टेप देने से क्या होता है, मेरा पैसा लगता है सर वापस आ जाता है, ठीक है ना, इधर से लगा इधर से वापस आ गया। फास्ट स्टेप देने का मतलब यही होता है ना, ये बहुत एडवांटेजियस लगता है सर। बताइए कोल्ड स्टोरेज चाहिए इंडिया में, ड्राई स्टोरेज चाहिए इंडिया में? बेटा कोल्ड स्टोरेज होती है सब्जियों के लिए, ड्राई स्टोरेज होती है अनाज के लिए, चाहिए हमारे को। हम आपके 100% एक्सपेंडिचर को फास्ट स्टेप दे देंगे। अभी सेंटिमेंट जागता है तो रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। आइए सर फाइनेंस मिनिस्टर बनिए, मैं नेक्स्ट आइटम पूछता हूं, क्या इस पे भी फास्ट स्टेप दे दें? इसने कोरोना में हमें बहुत बचाया। सर क्या ये काफी है सिर्फ पंजाब में अनाज स्टोर होकर पूरे हिंदुस्तान में स्कैटर्ड होना चाहिए? पंजाब में भूकंप ही आ गया तो अनाज भी जाएगा सारा, क्या कहते हो पूरे देश में होना चाहिए? लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, बताना फास्ट स्टेप दे दें इस बात के लिए कि नहीं दे दें देश के लिए? सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। दिल कर गया सब फास्ट डेप देने का? सर इन्हें फास्ट डेप ज्यादा पसंद आएगी कि टैक्स माफी ज्यादा पसंद आएगी? सोच के देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी लागत है। कहते सर 1 करोड़ में गोडाउन खोला है, किराया तो 20,000 आ रहा है। कहते हमें इतनी प्रॉब्लम टैक्स माफी से नहीं है जितना एडवांटेज हमें किससे है, फास्ट डेप मिलने से। समझ रहे हो बात? ये सारे बिजनेसेस जो मैं बोलूंगा आप देखोगे इसमें मैसिव मनी जब लगती है और पैसा आता है लेकिन स्लो आता है। तो इन लोगों ने क्या बोला, कहते हैं सर टैक्स माफी देनी है वो अलग बात है, फास्ट है पक्का दे दो। सर फास्ट डेप्रिसिएशन इतना बड़ा क्लॉज है कि जिस दिन से आया उस दिन से चलता ही जा रहा है हमारे साथ। क्या आपको अकाउंट समझ आ रही है उसकी क्या होता है? ये लोग खर्च करते हैं पैसा मशीन टू कैश, यहां से निकलता है, सारी जिंदगी एक पोर्शन निकला था, कहते हैं सारे डाल दो। क्या एलिमेंट्री बात सुनी किसी को, कहते सारे डाल दो इसको जीरो, फिजिकली पड़ी रहे एसेट मॉनेटरी खत्म करो। एनी डाउट? ठीक है, सारा डेप्रिसिएशन दे दो इनको, फास्ट है। आइए जी नेक्स्ट, बताइए इस बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट रिकवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अकॉर्डिंगली लॉ बनाइए। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने गवर्नमेंट से पूछा, मैं कहा जी या गवर्नमेंट और मेरी नेगोशिएशन चलती है, गवर्नमेंट कहती है हाँ भाई टैक्स माफी पहले चाहिए सर दो में से एक फैसिलिटी देनी है हमने, या तो प्रॉफिट की माफी कर दो या फास्ट स्टेप दे दो, ठीक है? बताना इन्हें क्या चाहिए होगा पहले। अच्छा जिनके बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए मैसिव पैसा लगता है
वो फास्ट डेप चाहेंगे। जैसे मेरे पास आए ना गवर्नमेंट, बताइए मैं फास्ट डेप मांगूंगा कि प्रॉफिट माफी मांगूंगा? मेरा डेप में क्या है, 1,00,000-2,00,000, प्रॉफिट मेरे को आपसे 15 लाख हो रहा है, मेरे को टैक्स माफी चाहिए। हाँ भाई टैक्स माफी। कोई दूसरा, सर हमारा 100 करोड़ लगता है, पैसे तो 1-1, 2-2 करोड़ करके आते हैं, अब फास्ट डेप दे दो हमारे को। एनी डाउट? सर सेंस समझ आ रही है? हाँ सर ये लिस्ट ना वहाँ पे खोलने दे दें और क्वेश्चन बढ़िया बनाए, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन अब हमने इतनी स्टोरी डेवलप की, आपको सेंस आ जाएगी इससे। करें अगली आइटम, लेइंग लगानी एंड ऑपरेटिंग चलानी अक्रॉस कंट्री। सर कुछ भी क्रॉस कंट्री करना है, कॉस्ट फास्ट, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं सर, क्रॉस कंट्री कुछ भी कर सकते हैं, फास्ट डेप। सर आगे सुनना, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर पेट्रोल, पूरे देश में पेट्रोल का नेटवर्क बनाने की क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। सर कॉस्ट बताना कितनी लगेगी इस पे? मैसिव थाउजेंड्स ऑफ करोड़, क्या नहीं? गजब प्रॉफिट 20 करोड़ 40 करोड़ 100 करोड़ करके आना, पहले फास्ट डेप दो हमारे को। इन्हें फास्ट डेप अच्छी लगेगी, दे दीजिए फास्ट डेप। सर कितने स्पेसिफाइड बिजनेस कर दिए हमने, सुनना ध्यान से। कोल्ड चेन फैसिलिटीज, फास्ट डेप क्यों? लैंड बिल्डिंग लगाते हैं फास्ट डेप। नंबर 2 ड्राई स्टोरेज, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नंबर 3 क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर पेट्रोल। सर फीलिंग हो रही है? सर ये देश हित में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ सर आपने खोला अम्यूजमेंट पार्क, मिलेगा फास्ट डेप? कोई नहीं, बच्चे नहीं अम्यूज होंगे हमारे तो चल जाएगा हमारे को देश के। चले आगे, ये बताना, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग बनाइए और चलाइए एनीवेयर इन इंडिया 2 स्टार और अबव होटल। पहले बताओ इन्हें कोई एडवांटेज दें कि फुद्दू बात है? सर टूरिज्म बढ़ेगा, फॉरेनर बहुत डॉलर लेके आता है, और आप भी टूरिज्म में बहुत पैसा खर्चते हो, सारी ब्लैक मनी बेटों से निकाल के बाहर निकाल देते हो। टूरिज्म तो चाहिए सर इंडिया में। सर फास्ट डेप बेटर है कि टैक्स माफी बेटर है? फास्ट डेप क्यों? होटल बनाने में करोड़ों लगते हैं, जो बंदा आता है वो तो 1,000-2,000 रुपए देता है, 5,000 देता है, 10,000 देता है कि नहीं? और उसमें से भी लागत, उसमें से उसके ऊपर खाना लगता है, हमारा बेडशीट साफ करानी पड़ती है। सर इन्हें प्रॉफिट माफी से बेटर क्या लगेगा? फास्ट डेप। सर कर क्या रहे हम लोग? वो बिजनेसेस जो फास्ट डेप ले जाएंगे सारे। सर साइंटिफिक रिसर्च पे फास्ट डेप एक अलग एंगल था, अब मैं कुछ बिजनेसेस बता रहा हूं जिन पे फास्ट डेप है। एनी डाउट? इन पे फास्ट डेप है, एनी डाउट? सर ये सुनना, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट। हाउसिंग प्रोजेक्ट वाले प्रॉफिट्स माफ कराना चाहेंगे कि फास्ट डेप लेना चाहेंगे? अगर हाउसिंग डेवलपमेंट है तो वो क्या कर रहे हैं, घर बना बना के देना चाहते हैं। एक घर बनेगा सपोज करो 80 लाख का, बिकेगा 85 लाख का, 5 लाख प्रॉफिट होगा। इन्हें 80 लाख की रिकवरी जल्दी मिल जाए वो अच्छा है कि 5 लाख का प्रॉफिट टैक्स फ्री हो जाए वो अच्छा है? बताइए। इन्हें रिकवरी ज्यादा चाहिए होगी, मैसिव एक्सपेंडिचर है इनके लिए, इन्हें रिकवरी जल्दी चाहिए। कोई डाउट? डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर स्लम रीडेवलपमेंट। ऊपर से ये सर गरीबों के लिए कर रहे हैं, तो बक्के दे देना मैंने तो। सर वैसे तो हाउसिंग पूरे इंडिया के लिए ही चाहिए हमारे को, ठीक है? एक बात ध्यान रखना, इस चक्कर में ना तुमने अंग्रेजों के पेंट हाउस बनाने शुरू कर दिया, रमानियों को बांटे ना, उनको नहीं दूंगा मैं वापस। हिंदुस्तान की जरूरत भी हो, अमीरों के शौक ना हो, हिंदुस्तान की जनता की जरूरत भी हो ना। हाँ ये वाला इसको भी दे दूं, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ नोटिफाइड स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। सर गरीबों का घर बन रहा है कि अमीरों का पेंट हाउस बन रहा है? अफोर्डेबल हाउसिंग। सर फास्ट डेप दूं कि टैक्स माफी दूं? क्योंकि घर बनाने में खर्चा बहुत होता है, रिकवरी धीरे धीरे आती है। सर अगर मैंने पेविलियन मॉल बनाया और बना के दुकानें किराए पे दी, जैसे अभी ये डीमार्ट खुला है केवीएम के पास, सर बताओ बनाने में कितना, देखा कितना डूंगा लेके आए थे पहले। उसके बाद क्या कर रहा है, अंदर 400 रुपए का साबुन ही बेच रहा है ना, 400 रुपए का शैम्पू बेच रहा है, उसके अंदर भी 300 का प्रोडक्ट है, 50 रुपए मार्जिन है, फिर बिजली का खर्चा काटना है। ये प्रॉफिट माफी लेके क्या करेगा? कहता मेरी तो डेप्थ माफ कर दो फटाफट से। सर इजीली 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लगता है मेरे को तो दूर से बैठे, लैंड के बिना।
बिल्डिंग ये वो सब 10 करोड़ सारा इक्विपमेंट डाल के, कहता मेरा 10 वापस आ जाए फटाफट, जो बेसिक प्रॉफिट है कहता उसका देख लेंगे, किसी किसी को हम डबल भी देंगे सर, लेकिन इसे तो फास्ट डेप चाहिए इंडिया में। जिन बिजनेसेस में मैसिव कॉस्ट लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और वो बिजनेसेस इंडिया के लिए चाहिए, वो कहते हैं हमें टैक्स प्रॉफिट से ज्यादा, टैक्स माफी से ज्यादा फास्ट डेप चाहिए। सर कितने बिजनेस हो गए फास्ट डेप वाले सेंटीमेंट वाइज? पहला कोल्ड चेन फैसिलिटी सर दे रहे हैं मैसिव, उन्होंने मेरे घर जितना एरिया लिया, इस कमरे में डाल दी गोभी, अगले वाले कमरे में डाल दिया कुछ और, ताले लगा दिए, नीचे ऐसे जमीन पे नहीं रखी, वही प्रॉपर रैक सिस्टम लगाया, कोल्ड स्टोरेज पर बढ़िया लगाया हुआ है, जो मेरा पैसा लगा सारा फास्ट डेप। और सर कोल्ड स्टोरेज में तो टैक्स माफी भी है, प्रॉफिट भी, जो पैसा आया 200% इनकम माफ। ये भगवान, ये करने आ रहे हैं अंबानी अडानी भाई। तुम्हें क्या लग रहा है वो गोभी उगाना जानते हैं? वो उगी हुई को बनाना नहीं जानते? मत लड़ो उनके साथ, कोई फायदा नहीं है, वो तो ये लेने आ रहे हैं। सर अडानी ऐसे अमीर बना, उसने ये प्रॉफिट सर 200% माफी ली है, समझ रहे हो बात? 200% माफी ली, सारे अलग बिजनेसेस की माफी ले गए। इधर कोल्ड स्टोरेज लगाता है, लगा के जो प्रॉफिट आता है उसके दूसरे बिजनेस में माफ हो जाते हैं। अडानी इतनी तेज इसलिए ग्रो कर गया। अंबानी तो 74 से इंडिया में, अडानी 99 में आए, बराबर पहुंच गए, बहुत तेज पहुंचे वो आगे। ऐसे उन्होंने इन फीचर्स की एडवांटेजेस ली सारी की सारी। सर एक सिंपल सी बात है, आपको बड़ा व्यापारी बनना है, कानून समझ लीजिए, देश समझ लीजिए किधर जा रहा है, आप भी बड़े व्यापारी बन सकते हैं। हाँ भाई अड़चन नहीं है, ठीक है, वेलकम टू नो। अपना पैसा आप क्या, और गवर्नमेंट से ल्यूट करती है ऐसे लोगों को। गवर्नमेंट कहती है सर आप कानून के साथ चल रहे हैं और देश के भले में चल रहे हैं, आपके टैक्स का क्या करना, हमने टैक्स किसी और से लेंगे, ठीक है, टैक्स किसी और से लेंगे। ओके चले आगे, शैल वी मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट पे आइए। हाँ भाई ये बताना, अच्छा क्या हिंदुस्तान में हॉस्पिटल्स की जरूरत है कि नहीं? बताइए, अगर आप एक अच्छा हॉस्पिटल बना रहे हैं तो आपको प्रॉफिट्स की टैक्स माफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि आपकी कॉस्ट फटाफट फास्ट डेप से वापस आ जाए? साफ दिख गया। अगर आप 100 से ज्यादा बेड्स वाला हॉस्पिटल बनाते हैं, 100 से ज्यादा बेड वाला हॉस्पिटल, 100 बेड कुछ भी नहीं होता सर, 100 बेड कुछ भी नहीं होता, ठीक है, समझ रहे हो बात? इस कमरे में 2 बेड लगाए जा सकते हैं वैसे, लेकिन चलिए 100 बेड वाला हॉस्पिटल, 4-5 मंजिली हॉस्पिटल होता ही है, 100 बेड कुछ भी नहीं है। आप 100 बेड्स वाला मिनिमम हॉस्पिटल बनाते हो, हम आपको फास्ट स्टेप दे देंगे 100%, फास्ट स्टेप 100%। सर टैक्स माफी चाहेगा हॉस्पिटल के फास्ट स्टेप चाहेगा? फास्ट स्टेप दे दो। हाँ भाई याद होते जा रहे हैं, याद होते जा रहे हैं। सर कौन से थे? कोल्ड चेन, वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर, ड्राई स्टोरेज। नंबर 3 क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, जो बंदा लगाता है पेट्रोल के लिए, मैसिव 3 करोड़ कॉस्ट आ गई, पैसे 100 करोड़ कमाना है, कहते सर मेरे को प्रॉफिट पे टैक्स कर लेना, मेरे को कॉस्ट की फास्ट डेप दे दो मेरी, ये डाउट। जो बंदा होटल बना रहा है सर, उसे फास्ट डेप पसंद आएगी, टैक्स माफी पसंद आएगी? उसे भी फास्ट डेप चाहिए थी। जिसने 100 से ऊपर बेड्स वाला हॉस्पिटल लगाया, फास्ट डेप के टैक्स माफी, फास्ट डेप पसंद आएगी। जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं गरीब लोग, अमीरों के पेंट हाउस नहीं माफ किए, आमिर खान का बंगला नहीं माफ कर रहा, गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हो, मैसिव ईंट सीमेंट सरिया वगैरह लगाना पड़ जाएगा, बना के जब बेचोगे मार्जिन 2-3 लाख होगा एक फ्लैट में। वो कहते हैं वो टैक्स बात की बात है, हमारा जो 6 करोड़ लग गया वो जल्दी आ जाए वापस, एनी डाउट? इन्हें फास्ट डेप चाहिए। सर इनमें से किसी किसी को डबल भी दूंगा, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर 2 में से 1 मिलता तो क्या है, आप हर बार इधर ही जिताओगे। चलो आगे। हाँ भाई, बी वेरी अलर्ट, दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्टिलाइजर्स के प्लांट्स लगाएगा इंडिया में, फर्टिलाइजर प्लांट, फर्टिलाइजर बिकता तो 400 की बोरी 500 की बोरी है, उसे भी फास्ट डेप चाहिए, क्योंकि वही फूड सिक्योरिटी के लिए हमें फर्टिलाइजर प्लांट्स चाहिए। यहां तक ओके? अब ये वाला सुनना, ये वाला जस्टिफाई करोगे आप लोग। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी, इसे क्यों अच्छा बिजनेस माना गया? बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी,
हिंदुस्तान से शहद बहुत एक्सपोर्ट होता है, डॉलर्स के कारण इसको यहाँ लिस्ट में डाल दिया गया। वैसे कुछ खास नहीं था, अंग्रेजों ने यहाँ एंट्री डलवा दी है हमारे से। जो पर्सन हनी प्रोडक्शन पे काम करेगा, बहुत शहद एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर्स इंश्योर करेगा, कहते वो शहद की एक बोतल तो 300-400 की बिकती है, उसे टैक्स माफी से इतना नहीं होगा जितना कॉस्ट प्रोडक्शन से होगा। तो इसे फास्ट स्टेप चाहिए इसको भी। एनी डाउट? हाँ भी लिस्ट तेज तो नहीं हो गई? ठीक ठाक है? हाँ भी ये वाली सुपर एंट्री अब इधर। अच्छा मोटा मोटा वाइब्रेशन आ गया ना, लिस्ट याद रटनी नहीं है, महसूस करनी होती है लिस्ट बस, ठीक है? वो रट्टा नहीं मारना है इसका, बस रीड कर लेना है साइड पे। 2-2.5 घंटे बोलता रहा हूं ताकि ये 4 बातें सिखा सकूं बस आज, ठीक है? ओके? हाँ भाई सर, चीजों में एक चीज है जिसपे हिंदुस्तान का फोकस है। जिस दिन मोदी साहब ने अनाउंस किया, हमने ये चीज लेनी शुरू कर दी मार्केट से, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जब हम आपके जितने थे, जब हम वीडियो गेम का चार्जर लगाते थे, हमें इंस्ट्रक्शन होती थी स्ट्रिक्ट के इसे बंद कर देना थोड़ी देर में। जब आप रात को मोबाइल लगा के सो जाते हो और आपका फोन 100% चार्ज हो जाता है, तो आपके मोबाइल को कैसे पता लगता है कि आप पीछे से बिजली नहीं खींचनी और आगे नहीं देनी? क्यों फट नहीं जाता आपका चार्जर और मोबाइल और दोनों? उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स डले हुए हैं। सेमीकंडक्टर, फुल कंडक्टर प्रॉब्लम है, इंसुलेटर प्रॉब्लम है, सेमीकंडक्ट करने वाले लोग हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में डिवाइसेस हम लगा के भूल जाते हैं और अंदर की सेमीकंडक्टर चिप ओवरहीट होने से, बर्स्ट होने से रोकती है डिवाइस को। ऑटो कट लग जाते हैं अंदर, तो उसकी साइंस समझाने की जरूरत नहीं है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर है। इंडिया उसे इंपोर्ट करता है और मैसिव इंपोर्ट बिल होता है हमारा। मोदी साहब ने 2018 में बात रखी, कहते जी बहुत हो गया, हिंदुस्तान को सेमीकंडक्टर चाहिए। एक तो वही हम इंपोर्ट करते हैं तो बिल बनता है, एक तो मुझे वो रोकना है और फिर वर्ल्ड क्लास करके एक्सपोर्ट भी करना है। जो पर्सन इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगा, सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगा, सिर्फ प्लांट लगाना है सेमीकंडक्टर्स बनाने का, फर्स्ट इंड्यूसमेंट क्या होगी? फास्ट डेप्थ के प्रॉफिट माफी। प्लांट लगा रहे हो, मैसिव कॉस्ट लगनी है, कहते हैं हमारे व्यापारियों को उनका पैसा वापस चाहिए होगा, हम आपको फास्ट स्टेप देंगे। फिर जब आपकी सेल्स भी यहाँ तक पहुंच जाएंगी, हम आपको टैक्स माफी भी देंगे। तो जिस दिन मोदी साहब ने बोला, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने अच्छी सेमीकंडक्टर कंपनियों में लगाने शुरू कर दिए। ऑलरेडी मेरी कॉस्ट खत्म हो चुकी है सर। मैंने कुछ शेयर्स खरीदे XYZ कंपनीज के, सर 50 रुपए का शेयर था सर, 1 साल में 250-250 रुपए के हो गए, 5 गुना होगी रकम हमारी। और जरा सा ये चढ़ा ना सर, मेरा भी दिमाग चढ़ जाना है, ठीक है? मेरे पास बहुत सफिशिएंट एक्सपोजर है और वो फर्स्ट मूवर्स हैं इंडिया के सर। वो सीधा ही SM में जा रहा हूँ, स्टार है हमारा, वो स्टार कंपनी है हमारी, ठीक है? वो मैच्योरिटी वाली, वो स्टार है, उन्होंने ग्रो करना है, कैश का तो अलग है मेरी, ये स्टार है हमारी, इनको अलग तरह से ले रहे हैं। सेमीकंडक्टर कंपनीज में पैसा लगा के बैठे हैं सर, गोइंग टू बिकम स्टार्स। बहुत जल्दी आप देखोगे, अभी है नहीं इसके अंदर एक एंट्री, सोलर। आइंदा आने वाले घरों में सोलर का बहुत रोल होगा। गवर्नमेंट आज बहुत सब्सिडी देती है सोलर के लिए। जो बंदा सोलर पावर पैनल्स बनाने के लिए प्लांट लगाएगा, उसको भी हम कॉस्ट बेनिफिट दे देना चाहते हैं सर। ये कुछ बिजनेसेस मैंने बताए जिन्हें हमने क्या दिया, फास्ट डेप्थ दी, 100% प्लांट एमिशन दी। सर साइंटिफिक वालों को क्यों दी 100% फास्ट डेप्थ, पता है? मैं एक जनरल आंसर दूं, आप इतनी सारी 3 घंटे की डिस्कशन कल्मिनेट करूं। आप देश चलाइए, हम आपका बिजनेस चलाते हैं। आप साइंटिफिक रिसर्च करिए, हम आपको फास्ट डेप्थ देते हैं। आप हिंदुस्तान के काम आने वाले बिजनेसेस लगाइए, हम आपको फास्ट डेप्थ देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम आपको फास्ट डेप्थ के साथ टैक्स की पूरी माफी भी दें, प्रॉफिट की पूरी माफी भी दें, डबल एडवांटेज ले जाइए। सर क्या ये बिजनेस बंदे को पता होना चाहिए? हाँ सर, जिसको पता उसकी मौजी है। सर जब ड्राई स्टोरेज थी
अगर मेरे को पता हो मैंने एक ड्राई स्टोरेज खोल लियो, एक तो मेरा किराया माफ हो रहा है, ऊपर से मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी माफ हो रहा है, ग्रो कर जाऊंगा, कैपिटल बन जाएगी मेरी, कोई टैक्स नहीं बन रहा, ऊपर से फास्ट डेट भी मिल गई। पापा को बोला पापा 20 लाख देना, सर देते सर वापस आ गया एक तरह से कॉस्ट एडवांटेज में। ऊपर से जो किराए आ रहे हैं उसके कारण ये वाली इनकम भी टैक्स फ्री हो रही है। पापा तो जादूगरी समझेंगे ना, बोला भाई पता नहीं मुंडा की करता है, ऑलमोस्ट इतना लगता है कोई चोरी चकारी करता है। ठीक है, मैं कहना नहीं इनकम टैक्स पढ़ा हुआ बस हमने, और कुछ नहीं कर रहे हैं सर, दिल से पढ़ते हैं और दिल में याद रखते हैं। आई बिलीव आपको लिस्ट बहुत हद तक याद हो गई है। आज हमने कौन सी लिस्ट तैयार की आपके दिमाग में? द बिजनेसेस एलिजिबल फॉर फास्ट डेप्रिसिएशन। सर ये वर्ड कभी लिखना नहीं पेपर में, फास्ट डेप्रिसिएशन। नो सर, मैं आपको वर्ड सिखाऊंगा क्या लिखना है हमारी बातचीत में। यू आर नॉट अलाउड टू से फास्ट डेप्रिसिएशन, ओके? वो हमारे को समझ में आता है, खर्च फटाफट से विल अंडरस्टैंड क्या कहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं 100% डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 100% डिडक्शन ऑफ कैपिटल। ओके ओके, ऐसे बोलना है सर, मेरी क्लास में हम फास्ट स्टेप बोलते हैं इसको, ताकि अकाउंट्स बना रहे, ताकि अकाउंटेंसी भी जिंदा रहे। एनी डाउट? ऑल इज फाइन ऑन दिस? इट इज। आइए एक बार लिस्ट दोबारा करते हैं, फिर यहाँ पे रोकेंगे इसको, कहानी को। ठीक है सर, ये कहानी कभी पूरी नहीं होती, ये कहानी सदा चलती रहती है। सर कितनी बार सुन चुके हैं वाली? सर हर बार सुनी जाती है? सर हर बार कुछ नवा भी ऐड होता है? हाँ, और हर बार कुछ पुराना कम भी बोला जाता है। आप 4 बातें एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं नहीं बोली आज, क्या नहीं? वो आज की कहानी के पार्ट नहीं थे। किसी एक दिन सर मैं इस कहानी को अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जिस एक अलग ही ऑरा होगा उसमें। क्या? आई विल टॉक एवरी ईयर विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स, इनकम टैक्स, एवरीथिंग, एवरीवेयर, हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली, टैक्सेशन के हिसाब से, हर तरह से एक दिन एक स्टोरी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, आज हमने थोड़ा सा बोला है विद रिस्पेक्ट टू मोर ऑफ इनकम टैक्स पीपल। आपको ये वाली वाइब देनी जरूरी थी, तो इसके हिसाब से बोला गया। ठीक है, ये कहानी कभी खत्म नहीं होती सर, ये कहानी खत्म नहीं होती। ये मैं अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा, नए पुराने सारे स्टूडेंट्स को कहूंगा कि इसे जरूर सुन लीजिए एक बार, बहुत कुछ हाँ याद आ गया, वाइब्रेशन आ जाएंगी सबको। ठीक है सर, बंद कर दो।